क्वेश्चन नंबर 4 में जो है काफ़ी बच्चों को डाउट है और मतलब काफ़ी बच्चों को लगा कि ये शायद मैंने गलत करा दिया है, जो भी है ठीक है। तो मतलब ये डाउट क्लियर करने के लिए आपके स्क्रीन पर ये लास्ट वीडियो का 4th क्वेश्चन लिखा गया है और एक क्वेश्चन और था जो क्वेश्चन नंबर 1 था फिजिकल नॉलेज और सोशल नॉलेज वाला, है ना। तो वो दोनों डाउट्स मैं क्लियर करना चाहती हूँ आपके। देखो अगर मैं कुछ कभी भी मुझसे गलती हुई, देखो मैं भी इंसान हूँ, कभी गलती हो गई तो मैं आपको जरूर रेक्टिफाई करा दूंगी कि ये चीज़ मुझसे गलत हुई और एक्सेप्ट भी करूंगी और आपसे माफ़ी भी मांगूंगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो 2 क्वेश्चन है गाइज, ये अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये गलत है तो मैं थोड़े से डाउट्स आपके क्लियर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये इस क्वेश्चन को इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि काफी बच्चों को इस पे डाउट हुआ था और काफियों को समझ में भी नहीं आया, तो मुझे लगा कि एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। देखो, हु बिलीव द ऑल हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस सच एज रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आपको डाउट हुआ यहां से, आप लोगों ने लगा दिया पियाजे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो सकती है गलतियां, तो हर किसी से हो सकती है, आपने पढ़ा हुआ है। एक बात मुझे ये बताओ, वाइगोत्स्की जो है, वाइगोत्स्की वो कौन थे? वो भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ठीक है। इन्होंने भी यही बोला है कि बच्चा जो है अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है लेकिन विद द हेल्प ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इन्होंने भी ये भी इनकी थ्योरी को अगर मैं आपको बताऊं तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बोला जाता है या फिर सोशल कल्चरल थ्योरी, ठीक है। सोशल कल्चरल या फिर सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बोला जाता है, ठीक है। तो कॉग्निशन से इनका रोल है, भाई बच्चा एक्टिव लर्नर कब होगा? जब वो सारे हायर मेंटल प्रोसेसेस करेगा तभी तो ऐसा मत सोचिए कि वाइगोत्स्की ने रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात ही नहीं करी है, भाई उन्होंने सारी बात करी है। जो पियाजे कहते हैं ना कि बच्चा सब कुछ कर सकता है, वो वाइगोत्स्की भी कहते हैं कि वो कर सकता है, लेकिन बस वाइगोत्स्की ने ये कहा है कि इसमें सोसाइटी का रोल ज्यादा होता है। मीन सोसाइटी जो है बच्चे को फैसिलिटेट करती है, बच्चे के साथ बच्चा जो है सोसाइटी की चीजों के साथ फैसिलिटेट मतलब इंटरैक्ट करता है और उसके बाद नॉलेज कंस्ट्रक्शन करता है। जबकि पियाजे कहते हैं कि नहीं, सोसाइटी का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है जहां पर बच्चा अपने दम पर करता है। मतलब उनका कहना था कि ऑब्वियसली कि पीयर्स जो होते हैं या हम सोसाइटी से एक नॉलेज हमें मिलती है, जैसे कि अगर आपका नाम है, आपका नाम आपको कहां से पता चला? ऑब्वियसली आपको सोसाइटी से पता चला ना, आपके रिलेटिव्स आपको उस नाम से बुलाने लग गए, तो बच्चे को ये जो नॉलेज मिली कि मेरा नाम ये है, ये क्या नॉलेज हो गई? ये सोशल नॉलेज हो गई जो उसको सोसाइटी से मिली, ठीक है। लेकिन जो बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है अपने आप नॉलेज, वो उसमें उस बच्चे का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर हम सोसाइटी और बच्चे के उसमें कंपैरिजन करें तो। ये पियाजे कहते थे, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि नहीं, आप समाज से तो अलग कर नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी चीज बता दो, जिन्होंने लिखा था कि सोशलिज्म बताया है इन्होंने, तो सोशलिज्म नहीं बताया भाई, समाजवाद की बात नहीं करी वाइगोत्स्की ने। उन्होंने ये बोला है कि बच्चे की लर्निंग में सोशल एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जिन बच्चों को ये कंफ्यूजिंग था कि ये भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग तो पियाजे होना चाहिए, रीजनिंग आ गया तो पियाजे होना चाहिए, आप लोगों ने शायद इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं, आपने ये नहीं पढ़ा। इसमें ये पूछा गया था कि जितने भी हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस होते हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये साइकोलॉजिकल टूल्स के द्वारा मीडिएट किए जाते हैं। मतलब इनको अचीव करने में साइकोलॉजिकल टूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है। ये किसने कहा था? तो ऑब्वियसली वाइगोत्स्की ने। ये कभी नहीं कहा कि रीजनिंग नहीं करता बच्चा, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करता, सब कुछ कहा है उन्होंने भी। वो भी एक मतलब मैं कहूंगी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये प्रोसेसेस को, जो हमारे साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं जिसमें आपकी लैंग्वेज भी आती है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन ये था, आप लोगों ने शायद क्वेश्चन ढंग से समझा नहीं। ये मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिनको समझ में नहीं आया, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जस्ट आपको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। इसलिए इसका आंसर वाइगोत्स्की होगा गाइस, ठीक है। और अगर फिर भी आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो लोरा ई बर्क, 2 बुक्स बता रही हूँ, लोरा ई बर्क एंड अनीता वुल्फोक, ठीक है। अनीता वुल्फोक, ये है पियर्सन पब्लिकेशन की, और ये मुझे पब्लिकेशन याद नहीं है। आप अगर आपको पियाजे वाइगोत्स्की क्लियर करना है ना, इन दोनों बुक से अगर बाहर से कुछ भी मिल जाए आपको ऐसा पियाजे वाइगोत्स्की के बारे में बेटर, तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। मतलब इतनी बेस्ट बुक्स हैं ये, लोरा ई बर्क एंड अनीता वुल्फोक, बहुत मोटी मोटी बुक है। इवन लोरा ई बर्क इज द बेस्ट बुक फॉर साइकोलॉजी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप लोरा ई बर्क को पढ़ेंगे ना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मतलब इतना अच्छा, सारी डेवलपमेंट की चीजें इसमें इतनी अच्छे से क्लियर की गई है कि आपको कहीं और मिलेगी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन के बारे में। अब जहां तक सोशल नॉलेज और वो वाला क्वेश्चन की बात थी, तो मैं आपको बताऊं कि पियाजे ने सोशल नॉलेज, ठीक है, और एक मैंने आपको बताया था लॉजिको मैथमेटिकल, ठीक है, लॉजिको मैथ्स होगी, और तीसरी नॉलेज मैंने आपको बताई थी फिजिकल नॉलेज, ठीक है।
ये 3 पियाजे ने दी है, लिंग्विस्टिक नॉलेज नहीं दी है। जिन बच्चों को लग रहा है कि लिंग्विस्टिक आंसर होगा, मैडम लैंग्वेज के बारे में तो बोला है, भाई किसने मना किया कि नहीं बोला है, उन्होंने बात की है लैंग्वेज के बारे में, लेकिन लैंग्वेज का डेवलपमेंट में रोल जो होता है उसके बारे में उन्होंने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी है, ये बात हुई थी, ठीक है। और 3 तरह की नॉलेज दी है। एक नॉलेज जो हमें सोसाइटी से मिलती है, ठीक है, ऑब्वियसली जब हम पीयर से इंटरेक्ट करते हैं, रिलेटिव से इंटरेक्ट करते हैं, जो सोशल, आपको पता है कि 15 अगस्त जो है कब मनाया जाता है भाई, वो इंडिपेंडेंस डे जो होता है उसको 15 अगस्त बोलते हैं, ये हमारी सोशल नॉलेज है, ठीक है। हमें सोसाइटी से, हमें क्या पता था कि 15 अगस्त क्या है, लेकिन हमारे सोसाइटी में या सोशल एनवायरमेंट में चीज इतनी ज्यादा उजागर है कि हम लोगों को पता चल जाती है, कभी फ्रेंड्स के थ्रू, कभी टीचर्स के थ्रू। दिस इज सोशल नॉलेज, ओके। फिजिकल, आपको फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जितनी भी नॉलेज है, ये पहाड़ है, नदी है, पर्वत है, ठीक है, ये आपकी फिजिकल नॉलेज है। उसके बाद अगर लॉजिको मैथमेटिकल नॉलेज की बात करें तो जितने भी आप ऑपरेशंस लगाते हैं अपने रियल लाइफ में, ठीक है, या फिर आप जब किसी दुकानदार के पास जाते हैं या फिर कोई भी डीलिंग करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात आ गई ना, यहाँ पर आप डीलिंग करते हैं, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, दिस इज ऑल योर लॉजिको मैथमेटिकल नॉलेज। तो लिंग्विस्टिक नॉलेज मतलब भाषाई ज्ञान कुछ अलग से होता है, ये पियाजे ने नहीं कहा था, ठीक है। तो ये 2 चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। आई होप कि इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आज के 10 क्वेश्चन, ठीक है। लेवल वही है, देख लेते हैं मॉडरेट होगा कि कैसा होगा, इजी लेवल। बस यही पर्सपेक्टिव है कि आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस बिगन इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में जो लैंग्वेज लर्निंग है वो कब शुरू होती है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर पढ़ो और फटाफट इसका आंसर करो। व्हेन हिज मिस्टेक इज रेक्टिफाइड थ्रू लिसनिंग प्रोसेस, व्हेन दे आर कॉग्निटिवली प्रिपेयर्ड और व्हेन टोल्ड, ठीक है, जब उनकी गलती सुधारी जाती है सुनने की प्रक्रिया के जरिए, या फिर जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार हो जाते हैं, या फिर जब बताया जाता है। तो लैंग्वेज लर्निंग कब होती है, ठीक है, ये आंसर करना है। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, कॉग्निटिवली रेडी होते हैं, ठीक है। और ये किसने बोला है, ये बोला है पियाजे ने, ठीक है। देखो पियाजे ने मैचुरेशन की बात करी है, उन्होंने ये बोला है कि बच्चा जब तक कॉग्निटिवली रेडी नहीं हो जाता, जब तक वो इस स्टेज तक नहीं पहुंच जाता कि भाई वो लैंग्वेज लर्निंग के लिए मतलब एक तरह से मैच्योर नहीं हो जाता उस स्टेज तक। मतलब एक बच्चा है ना, जैसे मान लीजिए सपोज एक जो बच्चा इवन 0 to 6 मंथ का बच्चा लगा लो, ठीक है। अब मेरे को ज्यादा डिटेल में नहीं पता है इस बारे में कि छोटे बच्चे पर्टिकुलरली क्या बिहेव करते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया है कभी कीनली। लेकिन अगर आप कोई जनरल, जो मैंने बुक्स के थ्रू नॉलेज ली है उसी के आधार पर बता रही हूँ, 0 से 6 साल का बच्चा है, अगर आप उसको कहेंगे कि नहीं आप एक वर्ड पूरा बोल के दिखाओ, एक सेंटेंस बोल के दिखाओ, क्या ये बच्चा बोल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो कॉग्निटिवली रेडी नहीं है, वो भी इतना मैच्योर हुआ ही नहीं है, उसकी एज ही नहीं आई है उस टाइप की। तो पियाजे कहते हैं कि बच्चे को पहले कॉग्निटिवली रेडी होना बहुत जरूरी है। जब तक वो कॉग्निटिवली रेडी नहीं होता, संज्ञानात्मक रूप से वो तैयार नहीं होता, मेंटली वो रेडी नहीं होता, तब तक वो कोई चीज सीख नहीं सकता। और लैंग्वेज का भी सेम केस है, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग तभी होगी जब आप कॉग्निटिवली रेडी होंगे, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन मेरे को डीएसएसबी के एग्जाम से मिला था, इसलिए मैंने आपको दिया है क्वेश्चन, ओके। मतलब मुझे लगा कि थोड़ा रिलेटिव है पियाजे वाइगोत्स्की से, समथिंग रिलेटेड टू देम, तो इसलिए मैंने ये लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द थ्योरी थिंकर हु सेड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस कॉज्ड बाय बायोलॉजिकल मैचुरेशन एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। तो ये आपको बताना है कि भाई किस थ्योरी थिंकर ने ये बोला है कि जिन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जैविक परिपक्वता और पर्यावरण के साथ अपने आपसी विमर्श के कारण होती है। मतलब इंटरेक्शन होता है बायोलॉजिकल मैचुरेशन का एंड बायोलॉजिकल मैजिकल इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब कि आपकी जैविक परिपक्वता और आपका वातावरण यानी कि आपका पर्यावरण दोनों इंटरैक्ट करते हैं, तब जाके जो है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। तो ये किसने बोला है, इसका आंसर कीजिए फटाफट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बता देती हूँ आपको, ऑप्शन नंबर सी पियाजे, ठीक है। अभी पहले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया कि बायोलॉजिकल मैचुरेशन की, कॉग्निटिवली रेडीनेस की बात करते हैं, ठीक है। जब भी आपको रेडीनेस वर्ड दिख जाए ना, तब भी समझ लेना कि ये पियाजे बात करते हैं रेडीनेस के बारे में। मतलब बच्चा कॉग्निटिवली रेडी होना चाहिए भाई, ठीक है, मैच्योर होना चाहिए इतना, उसमें जैविक रूप से परिपक्व हो जाना चाहिए कि हाँ अब ये टास्क करने के लिए वो तैयार है। आपको पता है कि डेवलपमेंट की उनकी स्टेजेस थी, है ना, हर स्टेज के अलग टास्क हैं और हर स्टेज की एज भी अलग है। उन्होंने एज इसीलिए तो दी है कि भाई इस एज का बच्चा ये कर सकता है, इस एज का बच्चा ये कर सकता है। अगर इस एज पे पहुंचे, अगर आप इस नीचे वाली स्टेज के 0 से 2 साल के बच्चों को आप अगर 3 से 7 साल की उम्र तक के कार्य देंगे तो वो नहीं कर पाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चा कॉग्निटिवली रेडी होना चाहिए। तो ये बात की है पियाजे ने। अब यहाँ पर ये मत बोलना कि इंटर एनवायरमेंट का रोल मैडम सोशल, क्योंकि तो वाइगोत्स्की ने कहा है। आप क्वेश्चन को समझिए, क्या बोला है कि बायोलॉजिकल मैच्योर होगा और फिर एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। भाई एनवायरमेंट में तो बहुत सारी चीजें आती है ना, आपका फिजिकल पूरा वर्ल्ड आपका एनवायरमेंट कवर
करता है। और पियाजे ने फिजिकल नॉलेज की बात की है, भाई अपने आसपास से सीखेगा, लेकिन पियाजे का रोल ये था कि बच्चे, इस पूरे केस में जो बच्चा होता है वो एक्टिव होता है, मतलब उसकी सेंसेस, उसका परसेप्शन ज्यादा एक्टिव होता है बजाय कि सोसाइटी के रोल के या फिर बजाय कि उसके आसपास की चीजों के। बच्चा ज्यादा एक्टिव है, वो एफर्ट्स करता है, तब वो सीख पा रहा है। ओके, तो ये है। और ये क्वेश्चन जो ये जो क्वेश्चन बनाए हैं, कुछ मतलब एक दो शायद मैंने बनाए हैं, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि काफी पहले बना चुकी हूँ। और इनमें से मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आपके डीएसएसबी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, मतलब DSSB का जो पीआरटी का एग्जाम होता है उसमें से आए हुए हैं क्वेश्चन है, ठीक है। कॉग्निटिव प्रोग्रेस इज मेड थ्रू सोशल डिस्कोर्सेज बाय whom which this theory was given। तो फटाफट बताओ कि संज्ञानात्मक प्रगति सामाजिक विमर्श के माध्यम से की जाती है, ये किसने बोला है। अब देखो ये तो आसान क्वेश्चन है बहुत, है ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा वाइगोत्स्की, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, मैंने कहा कि वाइगोत्स्की ने सोशल कॉग्निटिव थ्योरी दी है, आप इसको सोशल कल्चरल थ्योरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, नाम एक ही चीज है, ठीक है। अब ये कॉग्निशन जो है इसको लेकर आप पियाजे में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी उन्हें दी है, मतलब सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है वाइगोत्स्की का, या फिर आपको सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। ओके, तो इन्होंने कहा था कि जितने भी कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं, इन कॉग्निटिव प्रोसेस में आपके हायर मेंटल प्रोसेसेस भी आ जाते हैं, दोबारा ये बोल रही हूँ, रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये सब वाइगोत्स्की भी इन सब की बात करते हैं, लेकिन उनका मतलब तरीका अलग है कि भाई इनमें ज्यादा रोल किस चीज का है, जिसमें वो समाज को, कल्चर को, लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट रोल देते हैं, ठीक है। तो यानी कि इज मेड बाय सोशल डिस्कोर्स, ठीक है, तो मतलब कि सामाजिक जो आपका विमर्श होता है, सामाजिक डिस्कोर्सेज होते हैं उनके थ्रू, मतलब सामाजिक रूप से जब आप जितना इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, अपने पीयर से, या फिर जो भी प्रोसेस होते हैं जिसमें उन्होंने ZPD की बात की है, स्कैफोल्डिंग की बात की है ना, इन सब प्रोसेसेस के थ्रू जो है बच्चा कॉग्निटिव प्रोसेस करता है, तो ये बोला है वाइगोत्स्की ने। ओके, आई होप कि डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे थोड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज सपोर्टेड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इन ह्यूमन। चलो आंसर करो इसका फटाफट से, कि किस थियोरिस्ट ने जो है सपोर्ट किया है कॉग्निटिव कंटिन्यूअस डेवलपमेंट को ह्यूमन में, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि वाइगोत्स्की और पियाजे के ऊपर क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना, तो मतलब मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन रखा है कि अब लोग आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं इसका। तो भाई कंटिन्यूअस डेवलपमेंट क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता है, चलना चाहिए। देखिए जब हम सिंपली चल रहे हैं, ठीक है, कोई रुकावट नहीं है, धीरे 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 क्रमिक विकास होता जा रहा है और कंटिन्यूटी है, कोई भी आपको डिसकंटिन्यूटी नजर नहीं आएगी। लेकिन जब मैं यहाँ बात करूं, मैंने अभी पियाजे का वो बताया था ना स्टेज वाइज स्ट्रक्चर, तो देखिए ये होती है डिसकंटिन्यूअस और ये होती है आपकी कंटिन्यूअस। इसको हम कह सकते हैं दिस इज कंटिन्यूअस, ठीक है, और इसको कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस पूरा नहीं लिखती हूँ क्योंकि बहुत मतलब राइटिंग खराब है थोड़ी सी गाइस, सॉरी, प्रोग्रेस कर रही हूँ अपनी राइटिंग पर, बट थोड़ा हो जाता है। तो देखो पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे जो हैं जितने भी जिन भी थ्योरिस्ट ने स्टेजेस दिए ना, बस इतना समझ जाना, जिनकी भी स्टेजेस हैं वो सभी डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं, और जिन्होंने स्टेजेस नहीं दी हैं वो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर बात की है कंटिन्यूअस की, तो सीधे सीधे आप लगा दीजिए वाइगोत्स्की, ठीक है। आप समझाती हूँ थोड़ा सा। देखो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट क्या होती है कि विकास का क्रम जो है धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, कोई रुकावट नहीं है, कोई स्टेजेस नहीं है कि इस उम्र का बच्चा ही यहाँ तक पहुंच पाएगा, इस उम्र का यहाँ तक पहुंच पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चा जो है किसी के सपोर्ट के साथ कुछ बेटर कर पाता है तो वो ऑब्वियसली धीरे धीरे चल के उस लेवल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब ये कहना था, जैसे ZPD की बात करते हैं, वाइगोत्स्की स्कैफोल्डिंग की बात कर रहे हैं कि आपका एक लेवल है, आप यहाँ पे हैं, आपको यहाँ तक पहुंचना है। सपोज आप यहाँ पर हैं, आपको यहाँ तक पहुंचना है थोड़ा सा, तो कुछ लोगों की मदद से वो धीरे 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 यहाँ तक भी पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके लिए उसको एक एज की स्टेज पार नहीं करनी पड़ेगी कि नहीं भाई अब उसको इतने साल का होना जरूरी है तभी वो वहां पर जा सकता है, ये वाइगोत्स्की कहते हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस और स्मूथ प्रोसेस चलता है, इसमें कोई रुकावट नहीं होती है। जबकि पियाजे कहते हैं कि हर स्टेज को पार करने की एक एज होती है, ठीक है। आपने जैसे इस स्टेज को पार किया, आपने इतनी एज को पार किया, फटाफट से इस स्टेज में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने ये इस स्टेज के सारे टास्क आपने कंप्लीट कर लिए, फिर आप फटाफट से इस स्टेज में आ जाते हैं, ठीक है। तो पियाजे जो है वो डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात करते हैं, जबकि वाइगोत्स्की कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये एक स्मूथ प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस में काफी रिस्क होते हैं, ठीक है। मतलब हर स्टेज की कुछ कुछ अपने रिस्क होते हैं, और उसके बाद अगर आप उनको
ना, जब तक आप इस स्टेज को पार नहीं करोगे आप आगे नहीं जाओगे, आप फिर सीखोगे, उससे पहले आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। मतलब कि आपको कॉग्निटिवली जो है वो बिल्कुल रेडी होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने, जैसे कि उन्होंने अपनी डिस्टिंक्शंस की थी, जैसे कि 3 से 7 साल के लिए कर दी थी, ठीक है, 0 से 2 थी, फिर 7 to 11 थी, मतलब ये वाली चीजें। तो मतलब 7 साल का, अगर 6 साल के बच्चे को आप यहाँ पर, मतलब उसमें इतनी कॉग्निटिव एबिलिटीज है कि वो यहाँ 7 साल की उम्र के बच्चे का काम कर रहा है, फिर भी पियाजे कहते हैं कि नहीं भाई वो तो 7 साल की उम्र होगी तभी वो उस स्टेज पर पहुंचेगा, ठीक है। मतलब कॉग्निटिवली उसको रेडी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये वाइगोत्स्की कहते हैं, मतलब कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात थी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ पियाजे इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। भाई पियाजे दूसरों से किस तरह से भिन्न है ये बताना है आपको, ठीक है, किस मामले में अलग है। तो 5th क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट। इट फोकसेस ऑन डेवलपमेंट रेदर देन टीचिंग, मतलब वो शिक्षण के बजाय विकास पर केंद्रित है। इट बिलोंग्स टू ऑल लर्नर्स, उनकी थ्योरी जो है सभी लर्नर्स के लिए, सभी शिक्षार्थियों से संबंधित है। इट फोकसेस ऑन लर्निंग इंफॉर्मेशन और स्पेसिफिक बिहेवियर, मतलब एक पर्टिकुलर किसी विशेष व्यवहार को सीखने के लिए उनकी थ्योरी है। दिस थ्योरी प्रोसेस एक जनरल इंक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिहेवियर कंसेप्ट्स और आइडियाज, मतलब उनकी थ्योरी जो है ग्रेजुअल, मतलब क्रमिक विकास की, क्रमिक वृद्धि का प्रस्ताव करता है। अब पिछला वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली मैं समझाती हुई आ रही हूँ आपको, तो ये क्वेश्चन आपको इजी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब पियाजे किस तरह से डिफरेंट है, देखो ये सारे लर्नर्स की बात करते हैं, तो भाई सारे लर्नर्स की सब लोग बात करते हैं, वाइगोत्स्की की भी बात करते हैं, ठीक है। 3 मतलब आप हर स्टेज की बात करते हो। आपने एक बच्चे का जो चाइल्डहुड का पूरा पीरियड होता है, उससे अडल्टहुड, फिर एडोलोसेंस हो गया, सॉरी एडोलोसेंस पहले आ गया, फिर अडल्टहुड आ गया, ठीक है, थोड़ा गलती से बोला गया हो। तो इस तरह से पूरी स्टेजेस की बात करते हैं सभी लर्नर्स की, तो ये तो सभी करते हैं ना, तो पियाजे डिफरेंट कैसे हुए, है ना, तो ये नहीं हो सकता। ये लर्निंग पर, इंफॉर्मेशन और स्पेसिफिक बिहेवियर पर बात करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिक बिहेवियर पर, लर्निंग इंफॉर्मेशन पर भी बहुत लोगों ने बात की है। ग्रेजुअल इंक्रीज, तो ये तो पियाजे बात करते ही नहीं है, वो तो ग्रेजुअल कभी कहते ही नहीं है। मैं क्रमिक विकास की बात नहीं करी है उन्होंने, वो मतलब कि उन्होंने कहा था कि पूरी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो क्रमिक रूप से नहीं होती है, वो स्टेज वाइज होती है, ठीक है। मतलब एक स्टेज को पार करके दूसरी स्टेज पे आपको जंप करना पड़ता है, इस तरह से कहते हैं। तो रुकावटें भी होती हैं, कुछ बाधाएं भी होती हैं, तो क्रमिक विकास तो नहीं कहते हैं वो, ठीक है। तो अब बात आई है आपकी इट फोकसेस ऑन डेवलपमेंट रेदर देन टीचिंग। अब मैंने आपको क्या बताया, उन्होंने क्या कहा था, जब बच्चा कॉग्निटिवली रेडी हो जाएगा तो वो अपने आप अपने स्टेज की चीजें सीख जाएगा, ठीक है। इसमें आपको टीचिंग की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। और पिछली जो वीडियो थी वहां पर भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि वो टीचिंग से ज्यादा जो है उस पर फोकस करते हैं, बच्चे पर, ठीक है। वो टीचर को ट्रेन करने पर फोकस नहीं करते, वो बच्चे को एक्टिव लर्नर बनाने पर फोकस करते हैं कि बच्चे को आप इतना एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए, वो सारी मतलब कंडीशंस प्रोवाइड कीजिए, वो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स दीजिए, उसको ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स दीजिए ताकि वो चीजों को मैनिपुलेट कर पाए और खुद सीख पाए, ठीक है। तो बच्चे का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल बताते हैं और इसी वजह से वो कहते हैं कि डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टीचिंग, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका विकास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा अगर विकास कर पाएगा, मतलब उसका जो डेवलपमेंट है वो हो जाएगी, तो वो अपने आप उस स्टेज के टास्क सीख लेगा, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ज्यादा वो करने की, टीचिंग की, ठीक है। तो वो ये कहते हैं। हालांकि देखो कोई भी थ्योरीज जब कोई बात करते हैं तो उनको काउंटर करने के लिए दूसरी थ्योरीज आ जाती हैं, है ना। हर कोई क्रिटिसाइज करता है, आप में से भी हम भी अगर माने तो हमें भी कुछ पियाजे की चीजें गलत लग रही होंगी, ठीक है। हमें कुछ चीजें वाइगोत्स्की की गलत लग सकती हैं। तो कोई भी थ्योरी अपने आप में परफेक्ट नहीं होती है, उसकी क्रिटिसिज्म हमेशा होता है, ओके। रॉबिन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से, 6th क्वेश्चन। रॉबिन, अ क्लास 2nd स्टूडेंट, इज अटेंटिवली वॉचिंग एनिमल्स ऑन नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, ठीक है। भाई रोहन जो है एक क्लास 2nd स्टूडेंट, दूसरी क्लास का बच्चा है और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देख रहा है, काफी अच्छी बात है। ही ऑब्जर्व न्यू स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड ऐड देम टू द एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन हिज मेमोरी, ठीक है। कुछ नई प्रजातियां देखी उसने एनिमल्स की और फिर उनको अपनी मेमोरी में ही वो स्टोर करता गया। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ठीक है, ये बताना है आपको। चलो फटाफट से आंसर करो इसका, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो आप बता दोगे। सॉरी इट्स बी, ये इक्विलिब्रियम हो गया, इट्स बी इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एसिमिलेशन, ये प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ, आत्मसातीकरण होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग ग्रुप में उसने ऐड कर लिया, ठीक है। अब देखो हमें नहीं पता है कौन सा एनिमल देखा, क्या देखा, बस उसके दिमाग में कुछ पहले से स्कीम्स थी किन्हीं एनिमल्स के बारे में, ठीक है। सपोज कोई एनिमल्स उसने देख रखे थे, अब उसने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जब देखा तो उसमें कुछ उसी तरह के सिमिलर एनिमल्स देखे। हो सकता है उसने डॉग देखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद उसने फॉक्स देख ली यहाँ पर, ठीक है, फॉक्स देख लिया, फॉक्स के अलावा कुछ और देख लिया। मतलब ये मैं आपको जस्ट एक
एक एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। सपोज उसने डॉग देखा हुआ है, ठीक है, दो तो गली के मतलब जो डॉग्स होते हैं उनको तो ऑब्वियसली सब देखते हैं, पेट भी होता है, लेकिन जंगल के वाइल्ड डॉग्स कुछ अलग होते हैं, फिर फॉक्स अलग होती है, लेकिन लगती तो डॉग जैसी है ना, मतलब तो बच्चे ने फॉक्स देख ली, एक नई प्रजाति देख ली, लेकिन उसने देखा रही है तो डॉग है, और उसने फटाफट से फिट कर लिया दिमाग में, हाँ ये तो बिल्कुल डॉग जैसी लग रही है, ठीक है, फिट कर लिया उसने, ठीक है। दैट मीन्स कि एग्जिस्टिंग स्कीम में ही उसने उसको फिट कर लिया। ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि हो सकता है ऐसा हुआ हो, ठीक है। या फिर सपोज उसने डॉग ही देखा है, लेकिन उसने किसी जंगली डॉग को देख लिया हो जिसका अपीयरेंस थोड़ा सा चेंज था, लेकिन लग वो डॉग ही रहा था, तो उसने एग्जिस्टिंग स्कीम में ऐड कर लिया। मतलब एग्जाम्पल कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो उसमें चेंज नहीं किया, उसने कर लिया, अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया कि हाँ भाई अब ऐसा स्पीशीज एक और मैंने देख लिया, ठीक है। तो दिस इज एसिमिलेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका थोड़ा गड़बड़ा गया है यहाँ पर, ए बी सी डी, ठीक है, ये टाइपिंग एरर हो जाता है। तो यानी कि एसिमिलेशन। अकोमोडेशन कब होता? अगर वो चेंज कर लेता, ठीक है। सपोज उसके पास कोई बैठा होता, उसको चेंज करवा देता कि नहीं यार, सपोज वो एलिफेंट देख लेता, ठीक है, अब वो इसको तो डॉग नहीं कह सकता ना, अब उसको एक नई स्कीम जनरेट करनी पड़ेगी अपने दिमाग में कि एलिफेंट इज अ डिफरेंट एनिमल, है ना। तो ये एक चेंज होता, तो ये अकोमोडेशन होता, ठीक है। स्कीमा मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। जो भी आप जानते हैं, एवरीथिंग यू नो इज स्कीमा, ठीक है। जो भी स्कीमा है, आपका सुनने का स्कीमा है, आपका पढ़ने का स्कीमा है, आपका पानी पीने का स्कीमा है, आपका फोन चलाने का स्कीमा है, ये सब स्कीमा है, ओके। इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पर बैलेंस हो गया है, ठीक है। एग्जिस्टिंग ग्रुप में ऐड कर लिया तो ये बैलेंस हो गया, तो बैलेंसिंग प्रोसेस जो होता है उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर ये बैलेंस नहीं होता, अगर एग्जिस्टिंग ग्रुप में जो है वो ऐड नहीं कर पाता, उसको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ये क्या देख लिया मैंने, फिर वो कहाँ बैलेंस नहीं होता, फिर डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता, और ये असंतुलन की प्रक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता, फिर वो किसी अपने बड़े पेरेंट्स से पूछता, बड़े भाई बहन से पूछता कि ये ऐसा क्यों है, मैंने तो इसको पहले कभी नहीं देखा है, इस जैसा तो मैंने ये देखा हुआ है। फिर वो रेक्टिफाई करते कि नहीं, अब ये नई चीज है, इसको आप जानो कि ये अलग डिफरेंट एनिमल है, ये ऐसा है, तब उसका संतुलन बनता थ्रू एकोमोडेशन, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इक्विलिब्रियम का प्रोसेस जो है वो इन दोनों से ही होता है, ठीक है। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, अगर इन चीजों में एडजस्टमेंट हो जाता है तब इक्विलिब्रियम होता है। एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, जब वो स्कीम जो है पुरानी स्कीम में मतलब एडजस्ट नहीं हो पाती है, तब डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, लेकिन फिर से वो इक्विलिब्रियम जो है बच्चा कर लेता है विद द हेल्प ऑफ मतलब अपनी नॉलेज या अपने ज्ञान को विस्तारित करके, या फिर किसी और की हेल्प लेके, ठीक है। वो उसके पीयर्स भी हो सकते हैं। वही तो कहते हैं कि पियाजे को क्रिटिसाइज इसीलिए तो किया जाता है, मतलब हालांकि उनकी क्रिटिसिज्म काफी चीजों पर है, लेकिन देखो ना, उन्होंने कहा कि एडल्ट्स का रोल नहीं होता इतना इंपॉर्टेंट, पीयर्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सेम एज ग्रुप के जब क्लैश करेंगे तो उनके साथ जब वार्तालाप करेगा बच्चा तो उसको थोड़ा सा चैलेंज मिलेगा, तब वो करेगा। लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे वाइगोत्स्की की थ्योरी ज्यादा करेक्ट लगती है, अगर मैं कंटेक्स्ट में बात करूं तो, है ना। देखो, सोशल एनवायरनमेंट को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हम अपने बड़ों से और उनसे ज्यादा सीखते हैं जिनके पास ज्यादा नॉलेज होती है ना, मतलब जिनके पास कम नॉलेज होगी उनसे सीखने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। वैसी लर्निंग हम कर सकते हैं कि ठीक है, आपने किसी की अच्छी क्वालिटी सीख लिया, वो सीख ली। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको मिक्सचर चाहिए, पियाजे प्लस वाइगोत्स्की दोनों को डिटेल में पढ़ के तब आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा शायद। अकॉर्डिंग टू पियाजे, एडोलेसेंट्स कैन प्रिडिक्ट अबाउट वेरिएबल्स दैट माइट अफेक्ट एन आउटकम एंड दिस इज कॉल्ड, ठीक है। पियाजे के अनुसार जो एडोलेसेंट्स होते हैं, यानी कि किशोर होते हैं, कैन प्रिडिक्ट अबाउट वेरिएबल्स दैट माइट अफेक्ट एन आउटकम, तो वो ऐसे वेरिएबल्स के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब अनुमान लगा सकते हैं जो किसी भी परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। फटाफट बताओ। तो देखो, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। जो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, यानी कि 4th स्टेज की बात हो रही है यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, अमूर्त चिंतन बच्चा करने लग जाता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? देखो, हाइपोथेसिस क्या होती है, जब आप किसी चीज, आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस के लिए आपने कुछ हाइपोथेसिस बना ली कि ये हो सकता है, मतलब आपने पहले प्रॉब्लम के बारे में बना ली कुछ हाइपोथेसिस कि ऐसा हुआ होगा कि इस वजह से ये चीज है, फिर आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग आप यहाँ पर कर रहे हैं, इंडक्टिव नहीं है, यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है। तो देखो, इसमें होता क्या है, बेसिकली आपने एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, उससे काम नहीं चला, आपने दूसरा अप्लाई किया, उससे भी काम नहीं चला, आपने तीसरा अप्लाई किया, चौथा किया, तो आप डिफरेंट सॉल्यूशंस के साथ आते हो, ठीक है। इसमें आप एक जगह फिक्स नहीं होते हो। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग में आप तरह तरह की चीजें आजमाते हो और तरह तरह से सोचते हो, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होती है। आप यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो उन चीजों का भी जो आपने
कभी पहले सुनी ना हो, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस के साथ आते हो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो और फिर अपनी जो आउटकम है उसको अफेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी परिणाम होंगे उनको प्रभावित करेंगे ऑब्वियसली, जब आप अलग अलग सॉल्यूशंस के साथ आएंगे और जो आपका फाइनल आउटकम होगा उसको आप प्रभावित तो करेंगे ही ना। आपने कुछ हाइपोथेसिस अपने दिमाग में बना ली है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में जब आप टेस्टिंग करेंगे तो कुछ और परिणाम निकल कर आएंगे आपके, और फिर आप इनमें से एक बेटर सॉल्यूशन जो है अप्लाई करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, देखो क्या होता है ना, अगर आपको हाइपोथेसिस कंफर्म नहीं होता है तो आप पहले से ना प्रिडिक्ट कर लेते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब एक तरह से कल्पना ही होती है, ये एक तरह की, ठीक है। आप कल्पनाएं करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। तो ये कल्पनाएं ही हैं, ये आप प्रिडिक्ट करते हैं और इन प्रिडिक्शन के आधार पर जो है आप अपने मतलब परिणाम निकालते हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट करती हैं आपकी किसको, आपके आउटकम को कि क्या होगा, क्योंकि आपने एक सोच बना ली है पहले से ही, ठीक है। अब वो सोच कितना अप्लाई होती है वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर लेता है, तो उसको ये पता होता है कि हाँ भाई इतने एस्पेक्ट हो सकते हैं प्रॉब्लम को, इसको एक तरह से नहीं, इसको काफी एंगल से जो है देखा जा सकता है, ठीक है। मतलब एक ही बात को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो उसकी डेफिनेशन को थोड़ा डिस्टॉर्ट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डिस्टॉर्टेड इमेजेस ऑफ रिलेशंस बिटवीन सेल्फ एंड पीयर्स इन एडोलेसेंस। तो ये आपको बताना है, तो इसका फटाफट से आंसर करो। यानी कि पियाजे, गॉड ये टाइपिंग एरर, इसका मतलब है पियाजे, ठीक है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किशोर अवस्था में स्वयं और साथियों के बीच संबंध की विकृत छवियों में से एक है, ठीक है। ये बताओ फटाफट से, अगर आपने पढ़ा है पियाजे अच्छे से तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, और मैंने शायद एक दो वीडियो में आपको बताया भी है इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इमेजिनरी ऑडियंस, ठीक है। देखो इमेजिनरी ऑडियंस क्या होती है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हेर फेर करके बताया गया है, ठीक है। ये मैंने खुद ही बनाया क्वेश्चन, सच बताऊं तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज में दे दिया आपको, है ना। इनमें से कौन सा मतलब रिलेशन सेल्फ और पीयर्स के बीच जो है ये डिस्टॉर्टेड इमेज, मतलब एक तरह की ऐसी विकृत छवियां बन जाती है। देखो एडोलेसेंट्स को लगता है कि उनके सामने जो ऑडियंस है, मतलब उनको लगता है कि एक ऑडियंस उनके सामने हमेशा प्रेजेंट है, क्योंकि वो अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। उनको लगता है कि सब उन्हें ही देख रहे हैं, है ना, सब द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही है। अगर उन्होंने कुछ अच्छा पहन लिया है, गंदा पहन लिया, ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे, पीयर्स हमारे क्या कहेंगे, मतलब हमारे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, ये आपने क्या पहन लिया, अरे यार ये तो पार्टी के हिसाब से नहीं है, तुम तो बहनजी लग रही हो, या जो भी है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो एडोलेसेंट्स जो भी करते हैं ना, मतलब वो बहुत कॉन्शियस होते हैं हर चीज के बारे में, क्योंकि उनको लगता है कि हर कोई उनको देख रहा है। एक इमेजिनरी ऑडियंस, एक काल्पनिक दर्शक उनके साथ साथ चलते हैं, होते नहीं है एक्चुअल में, लेकिन उनको लगता है, वे कल्पनाएं करते हैं कि नहीं सब मुझे नोटिस करेंगे, ठीक है, सब मेरे बिहेवियर को नोटिस करेंगे, मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूं इसको सब नोटिस करेंगे। तो ये ऑडियंस साथ में लेकर चलते हैं, ठीक है, और उसके बारे में कुछ डिस्टॉर्टेड इमेजेस ये बना लेते हैं, कुछ विकृत छवियां बना लेते हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि ऑब्वियसली ये कल्पनाएं हैं, रियलिटी तो है नहीं। और एडोलेसेंस जो है जो काफी कल्पनाओं में रहते हैं इस तरह की, ठीक है, स्वयं के बारे में, अपने साथियों के बीच जो है उनके संबंधों की विकृत छवियां उनमें से एक हो जाती हैं फिर, ठीक है। तो ये इमेजिनरी ऑडियंस का पार्ट है। देखो पीयर प्रेशर नहीं होगा, पीयर प्रेशर मतलब जब पीयर कुछ दबाव दबा रहे हैं, सेल्फ कंसर्न नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि देखो सेल्फ कंसर्न, ठीक है, वो सेल्फ कंसर्न तो है, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलेंगे, ये पूछा गया है, ठीक है। अडल्ट प्रेशर नहीं होता कुछ भी, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, इमेजिनरी ऑडियंस, जिसमें उनको लगता है कि हर कोई जो है उनको देख रहा है, उनके दोस्त हो गए, उनके साथी हो गए, या जो भी उनको जानने वाले हैं, और फिर उसके बारे में कुछ कुछ इमेजेस बनाते रहते हैं, जो मतलब बहुत कभी कभी बेस्ट अच्छी डायरेक्शन में जा सकती हैं, और मोस्टली वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाती हैं, ठीक है। नेगेटिव में इसलिए क्योंकि इतना ओवर कॉन्शियस हो जाने से जो है आपका माइंड हमेशा डिस्टर्ब होता है, फिर आप लोगों के बारे में गलत गलत सोच सकते हो कि नहीं ये ऐसा सोचेंगे, ये ऐसा सोचेंगे, ठीक है, मतलब नेगेटिव थॉट्स का एक ये लग जाता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉजिटिव थिंकिंग। नेक्स्ट है मैजिक मिडल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज, कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है मैजिक मिडल, ठीक है, ये आपको बताना है। मैजिक मिडल होता क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो अभी क्लियर हो जाएगा, लेकिन फटाफट आंसर करो इसका, ठीक है। मैजिक मध्य बोलेंगे या फिर मैजिक मिडल, जो भी बोलो, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर सी, वाइगॉत्स्की, ठीक है। अब ये मैजिक मिडल है क्या, आप सबने ZPD तो पढ़ लिया होगा, है ना। ZPD मैंने आपको बताया था कि एक जोन होता है, ठीक है। अगर चलो एक बार फिर से बना देती हूँ, ये देखो
ठीक है, मैंने कहा था कि अंदर चाइल्ड होता है, यहाँ पर ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन यहाँ तक वो पहुंच सकता है अगर उसको किसी पीयर की हेल्प मिल जाए, अडल्ट की हेल्प मिल जाए, बेसिकली उस इंसान की हेल्प मिल जाए जिसको उससे ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, तो उस इंसान की हेल्प से जो है वो यहाँ तक पहुंच जाता है। ठीक है, दिस इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इस स्तर तक पहुंच सकता है। तो ये स्तर आपका क्या कहलाता है, ZPD। और ये बाहर का एरिया कौन सा है, ये बाहर का वो एरिया है जहां पर वो नहीं पहुंच सकता, भाई उसका अभी है ही नहीं वो लेवल कि वो वहां तक जा पाए, चाहे कितने ही लोग उसकी हेल्प कराएं, लेकिन वो वहां तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है ना, हम हर स्टेज की कुछ अलग चीजें होती हैं। जैसे आपकी एज अभी सपोज 2 इयर्स है, मतलब बच्चे की एज 2 इयर्स है, अगर आप उसको ऐसा काम करने को बोलेंगे जो 6 साल का बच्चा कर सकता है, तो वो नहीं कर सकता ना, इतनी एज में बच्चा कैसे करेगा। तो ये जो बाहर का लेवल मैं बता रही हूँ ना, ये वही लेवल है। ओके, अब ये जो ZPD का मैंने लेवल बताया है, इसको वाइगोत्स्की ने मैजिक मिडल बोला है। ठीक है, मैजिक मिडल मतलब जादू हो जाता है, जब कोई आपका साथ देता है तो आपका लेवल तो ये है लेकिन आप यहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको मैजिक मिडल उन्होंने बोला था। तो बस ये टर्म याद रखो कि जो ZPD का जोन होता है ना, इसको, इस फेज को उन्होंने ZPD को मैजिक मिडल बोला है। ठीक है, बस इतनी चीज याद रखो। तो ये टर्म भी आ सकती है पेपर में, अगर आपको ZPD आता है तो मतलब ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि मैजिक मिडल है क्या, तो इसके बारे में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, जो भी है। मतलब ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, वाइगोत्स्की डिड नॉट मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीचेस। ठीक है, तो ये बताना है कौन सी स्पीच के बारे में उन्होंने बात नहीं करी थी। तो ये फटाफट से आंसर करो, 10th क्वेश्चन का, 10th का क्या आंसर होगा, इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच और कल्चरल स्पीच। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन, चलो ऑप्शन से पहले आपको थोड़ा समझा देती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल स्पीच की। जब बच्चा 2 साल तक का होता है, मतलब अप टू 2 ईयर्स, 0 to 2 ईयर्स के लगा लो। ठीक है, तो ये 2 साल की जो एज आती है, इसके बाद आपको पता है कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है ना, मतलब कुछ चीजें तो वो सीख ही जाता है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ से थोड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो अब उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, वो थोड़े और लोगों से मिलता है। भाई 2 साल से छोटे बच्चे को तो लोग घर में ही रखते हैं, फिर आप आस पड़ोस में खिलाने लग जाते हैं, थोड़े से मतलब थोड़े और बच्चे भी आ जाते हैं, मतलब इंटरेक्ट कर लेते हैं। तो बच्चा कहीं ना कहीं उसकी सोसाइटी का रोल, सोशलाइजेशन प्रोसेस थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है 2 साल के बाद। मतलब पहले भी होता है लेकिन थोड़ा ओड गूढ़ रूप से, क्या कहते हैं उसको, प्रगाढ़ रूप से जो है वो स्टार्ट हो जाता है सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो इस टाइम पे बच्चा जो है सोशल स्पीच में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, सोशल स्पीच होगी। उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा 3 से 4 साल का होता है, उसकी सोशल स्पीच कन्वर्ट हो जाती है प्राइवेट स्पीच में। ठीक है, प्राइवेट स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। अब बच्चा जो है सोसाइटी से ज्यादा कम चीजें करता है, लेकिन वो अपने आप से बातें करना स्टार्ट कर देता है। जब वो अकेला अकेला भी खेल सकता है, अकेला खेलता खेलता। यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि जब सोशल स्पीच की बात हो रही है ना, तो बच्चा इस टाइम पे दूसरों को सुनता ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो खुद इतना बोल नहीं पाता, दूसरा उससे इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं, बेटा मम्मा बोलो, पापा बोलो। तो इस तरह की स्पीच जो होती है ना, ये सोशल स्पीच का पार्ट आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा भी कोशिश कर रहा है और सोसाइटी उसको एक रोल, मतलब उसकी स्पीच ऑलरेडी उसकी इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर आता है बच्चा, तो यहाँ पर प्राइवेट स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब बच्चा अब जो है, अब उसको बोलना आ गया अच्छे से। ठीक है, अब वो कहते हैं ना एरिक्सन की स्टेज में तो वो इनिशिएटिव्स लेना स्टार्ट कर देता है। पर यहाँ पर क्या होता है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, कि प्राइवेट स्पीच आ जाती है। मतलब बच्चा अपना जो बिहेवियर है उसको डायरेक्ट करता है, अपने बिहेवियर को ठीक करता है, उसको डायरेक्ट करता है। और जैसे कि अपनी गुड़िया से खेल रहा है या अपनी कार से खेल रहा है, तो वो कहता रहता है कि चल इसको ऐसे चलाऊंगा, फिर ऐसे कर दूंगा, फिर वैसे कर दूंगा। मतलब ये अपने आप से बातें जारी रहती है उसकी। ठीक है, वो मिट्टी में भी खेल रहा है तो खेलते खेलते बातें करने लग जाता है अपने आप से। तो ये अपने आप से जो बातें करता है ना, लाउड वॉइस में, जिसको आप सुन सकते हैं, मतलब हम सबको ऑडिबल होती है वो, हम सुन सकते हैं कि बच्चा क्या बातें कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द प्राइवेट स्पीच। ठीक है, फिर एक स्टेज आती है 7 ईयर्स के बाद, जब उसकी जो स्पीच है प्राइवेट स्पीच, 7 to 8 ईयर्स आप कह सकते हैं, मतलब बेसिकली 7 से स्टार्ट हो जाती है। ये प्राइवेट स्पीच कन्वर्ट हो जाती है इनर स्पीच में। ठीक है, प्राइवेट या फिर ये साइलेंट इनर स्पीच में चली जाती है। मतलब अब बच्चा जो है, आप उसको सुन नहीं पाएंगे, वो मतलब ऑडिबल नहीं होगी, लेकिन वो अंदर ही अंदर डायरेक्ट करने के लिए अपने बिहेवियर को बोलता है। ठीक है, और ये इनर स्पीच जो है चलती रहती है। आप अपने आप को देखिए, मैं अपने आप को देखती हूँ, जब मैं अकेली बैठी हूँ किसी कमरे में, या फिर मैं काफी टाइम से अकेली हूँ, घर में कोई भी नहीं है सपोज, ठीक है, 2 दिन के 3 दिन के लिए सब बाहर गए, तो मैं अकेले क्या, मैं अपने आप से बातें नहीं करूंगी, अंदर ही अंदर दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। और हम इस चीज से अपने आप को एक तरह से डायरेक्ट करते हैं, अपने बिहेवियर को ठीक करते हैं इस चीज से। ठीक है, कि हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है, दिमाग में सोचते रहते हैं। एक स्पीच जो है इनर स्पीच चलती रहती है। तो पियाजे ने इसको साइलेंट इनर स्पीच कहा था। ठीक है, याद रखना,
साइलेंट इनर स्पीच। ये साइलेंट क्यों बोला? क्योंकि ये साइलेंट है, आपको बाहर से सुनाई नहीं देगी कौन इंसान क्या बोल रहा है, अंदर की आवाज, कहते हैं ना मन की आवाज, वो वाली एक इनर स्पीच हो गई जो हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करती है। ठीक है, तो यानी कि 3 स्पीच की बात करी है उन्होंने, जिसमें हम सोशल स्पीच की बात कर सकते हैं, प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं और इनर स्पीच की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन कल्चरल स्पीच का कुछ ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा कि सांस्कृतिक रूप से भी कोई भाषण होता है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर वर्ड का उन्होंने यूज नहीं किया है, मतलब इस पूरे वर्ड का। ठीक है, अब वरना ये मत बोलना कल्चर का यूज किया, मतलब कल्चरल स्पीच का उन्होंने ऐसा कल्चरल प्लस स्पीच इस तरह का कुछ यूज नहीं किया है, तो उन्होंने इन 3 तरह की स्पीचेस की बात की है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, आता है। तो पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू डिफाइन सोशो कल्चरल लर्निंग। ठीक है, तो भाई जो सोशो कल्चरल लर्निंग जो कि वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी, इसके अकॉर्डिंग क्या सोशो कल्चरल लर्निंग है, ये बच्चे के जीवन में क्या रोल निभाती है, उसके बारे में स्टेटमेंट्स हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट लर्न्स द सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ अदर्स। तो बताइए कि सोशल लर्निंग, कल्चरल लर्निंग ये कहती है कि बच्चा जो है सोशल और कल्चरल नॉर्म्स को सीखता है? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा था कि सोशल कल्चरल नॉर्म्स को सीखता है। ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, वो तो खैर बच्चा सीखता ही है, लेकिन सोशल कल्चरल लर्निंग जो वाइगोत्स्की की थी वो विशेष रूप से इसके बारे में बात नहीं करती है। ठीक है, ए लर्निंग प्रोसेस दैट चैलेंजेस स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट द कल्चर ऑफ सोशल बैकग्राउंड ऑफ देयर पीयर्स। ठीक है, मतलब बच्चे अपने दोस्तों के सोशल और कल्चरल सांस्कृतिक बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, हम दोस्त पहले बना लेते हैं, बैकग्राउंड की तो बात हम करते ही नहीं है। जब हम दोस्ती करते हैं तो वो दोस्ती तो एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है, उसमें हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उसका बैकग्राउंड क्या है। द इम्पैक्ट दैट सोशल कल्चर नॉर्म है ऑन स्टूडेंट्स। भाई सोशल कल्चरल नॉर्म्स का बच्चे पर क्या असर पड़ता है, ये कहती है थ्योरी? जी नहीं, ये नहीं कहती है। ठीक है, भाई बच्चे पर अच्छा बुरा हर तरीके का असर पड़ता है। ठीक है, लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि बच्चे की लर्निंग कैसे होती है, इसका रोल क्या है बच्चे की लर्निंग में, हम वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। यह विचार कि किसी छात्र का वातावरण उसके सीखने में भूमिका निभाता है। भाई वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चा जो है ये अकेला नहीं सीखता है, इसके साथ जो है हेल्प करते हैं, इसके पीयर्स हो सकते हैं, इसके माता पिता हो सकते हैं, इसके टीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके कोई भी रिलेटिव्स हो सकते हैं जिनके साथ मिलकर वो सीखता है। मतलब कि बच्चे की डेवलपमेंट को जो है ये लर्निंग जो है पुल करती है, मतलब एक तरह से खींचती है। तो ये लर्निंग जो है सोशल लर्निंग कहाँ से होती है, ये आपकी सोशो कल्चरल जो एनवायरनमेंट होता है वहां से लर्निंग होती है। बच्चा यहाँ से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, मतलब वो ये नहीं कहते कि बच्चा पैसिव है, कहते वो यही है कि बच्चा बहुत एक्टिव है, लेकिन उसकी इस लर्निंग में, उसके कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में जो है सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पियाजे द फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इज। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये मत कहना मुझे बहुत इजी है, एक आधे इजी क्वेश्चन तो मैं दूंगी, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अच्छा फील होता है जब वो एक क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे गलत कर रहे हो और फिर एकदम से वो ठीक करते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मतलब टेस्ट भी हम जब देते हैं ना, क्लास में टेस्ट देते हैं, तो ये ध्यान रखते हैं, स्लो लर्नर्स का भी ध्यान रखते हैं कि हाँ भाई ऐसे बच्चे भी होंगे कि जिनके मतलब अच्छे नंबर नहीं आएंगे लेकिन कम से कम 4-5 नंबर तो लाए ना। तो इस तरह की सोच के साथ मैं ये क्वेश्चन डालती हूँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पियाजे द फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इज, तो कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से आंसर करो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अबव, यानी कि 11 साल से ज्यादा का बच्चा जो है ऐड हो जाता है किसमें? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। एंड दिस इज द 4th स्टेज ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है learning is a necessary and universal aspect of the process of developing culturally organized स्पेसिफिकली ह्यूमन साइकोलॉजिकल फंक्शन। दिस इज ए टेनेट फ्रॉम। तो ये चीजें किसने बोली है, मतलब किसकी थ्योरी की बात यहाँ पर हो रही है कि सांस्कृतिक रूप से जो लर्निंग है वो जरूरी है। ठीक है, और वो एक सार्वभौमिक एस्पेक्ट है जिसको हम नकार नहीं सकते हैं। अगर डेवलपिंग कल्चरली ऑर्गेनाइज स्पेसिफिकली ह्यूमन साइकोलॉजिकल फंक्शंस, तो मतलब जो ये ह्यूमन साइकोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं ये सांस्कृतिक रूप से ऑर्गेनाइज होते हैं और लर्निंग जो है इसी का एक नेसेसरी पार्ट है। ठीक है, ये आपको बताना है किसने बोला था, क्योंकि यहाँ पे कल्चर आ गया है तो आप लोगों ने खैर पहचान ही लिया होगा, है ना, वाइगोत्स्की की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वैसे अगर मैं आपको ये नहीं बताती कि टॉपिक पियाजे एंड वाइगोत्स्की है तो हो सकता है कि आप सोशल लर्निंग थ्योरी जो है बैंडुरा की उसके साथ भी कंफ्यूज हो सकते थे, या फिर 2-4 नाम आपको ऐसे मिल जाते जो कंफ्यूजिंग होते। लेकिन अब आपको पता है कि हम पियाजे और वाइगोत्स्की कर रहे हैं तो आंसर कुड बी पियाजे और वाइगोत्स्की, है ना, तो ये हो सकता है। खैर जो भी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वाइगोत्स्की, क्योंकि आपको पता है कि सोशल लर्निंग थ्योरी उन्हीं की थी, मतलब सोशल कल्चरल थ्योरी
नॉट सोशल लर्निंग थ्योरी, सॉरी वो बैड रखी थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज सजेस्टेड दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग डज नॉट गो एंटायरली स्मूथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस सिद्धांतकार ने ये बोला था कि भाई बच्चों की जो लर्निंग है, बच्चों की जो थिंकिंग है वो पूरी तरह से स्मूथ नहीं होती है, बच्चों की जो सोचने की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से स्मूथ प्रोसेस में नहीं चलती है। ये किसने बोला था? ठीक है, ये डेवी ने बोला था, वैगोत्स्की ने, पियाजे ने या मारिया मोंटेसरी ने, ये आपको बताना है। तो फटाफट से आंसर करो इसका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पियाजे ने कहा था कि बच्चों का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो स्मूथ नहीं होता है, बल्कि उसमें रुकावटें होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम मान सकते हैं, देखिए पियाजे का जो सिद्धांत है ना वो इस तरह से चलता है, ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है, ये स्टेज 4 है। ठीक है, यहाँ तक बच्चा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंच सकता, पहले उसको पहले स्टेज 2 पे जाना पड़ेगा, 3 पे जाना पड़ेगा, तभी वो 4 पे जाएगा। और हर स्टेज की अपनी कुछ क्वालिटीज है ना, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर करके बच्चा यहाँ पे पहुंचता है। तो मान लो प्रॉब्लम्स ही आ गई तो फिर स्मूथ प्रोसेस कैसे हुआ, है ना? मतलब स्मूथ प्रोसेस को तो ये है कि भाई चलता जा रहा है बिना रुकावट के। और ये बोला किसने था? ये अगर ये आए ना कि स्मूथ किसने बोला था, तो आपको आंसर लगाना है वाइगोत्स्की ने, क्योंकि जितने भी थ्योरिस्ट है जिन्होंने स्टेजेस नहीं दी है उन्होंने ये कहा है कि स्मूथ चलता है, और जितने भी थ्योरिस्ट है जो कहते हैं कि स्टेज वाइज है तो उनका डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, देखिए कंटिन्यूअस अगर पूछा जाए ना कि स्मूथ चलता है या कंटिन्यूअस है, तो जिन्होंने भी थ्योरी नहीं दी है वो सब कंटिन्यूअस में आते हैं, और जिन्होंने भी थ्योरीज दी हैं जिन थ्योरिस्ट ने, तो उनकी डेवलपमेंट जो है बच्चे की उनके अकॉर्डिंग वो डिसकंटिन्यूअस होती है। ठीक है, मतलब उसमें कुछ रुकावटें होती हैं, कुछ बाधाएं होती हैं, क्यों? इसी स्टेज है ना, तो एक स्टेज की बाधाओं को पार करेगा तभी तो दूसरी स्टेज पे पहुंचेगा, इसलिए वो डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पियाजे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे बिलीव दैट, पियाजे क्या सोचते थे, मतलब पियाजे का क्या मानना था, ये आपको बताना है। तो फटाफट ऑप्शन पढ़ो और मुझे आंसर करो। लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, सीखने की प्रक्रिया विकास से पूर्व हो जाती है। ठीक है, ये कहा था क्या? उसके बाद वी आर स्टार्टिंग विद सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज, हम सामाजिक संपर्क और भाषा से शुरुआत कर रहे हैं, ये कहा था। नॉलेज इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, तो ज्ञान जो है सांस्कृतिक रूप से निर्मित होता है, ये कहा था। वी कैन मैनिपुलेटेड द सेंसरी वर्ल्ड, या हम संवेदी दुनिया में हेर फेर कर सकते हैं। ठीक है, ये कहा था। तो ये आपको बताना है, तो फटाफट से आंसर कीजिए इसका। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने कहा था कि हम जो सेंसरी वर्ल्ड है, यानी कि जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, जिसकी हम सेंस कर सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, जिसकी चीजों को हम छू कर देख सकते हैं, है ना, इस चीज को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इस चीज को मैनिपुलेट करेंगे तभी एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होगा। जब तक आप बच्चे के हाथ में चीजें देंगे नहीं, जब तक बच्चे को आप इंटरेक्ट नहीं करवाएंगे चीजों से, ठीक है, जब तक बच्चा उन चीजों को करके नहीं सीखेगा तो वो किस तरह से नॉलेज कंस्ट्रक्शन करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो है एक्टिव चाइल्ड है और अपना नॉलेज करता है किसके थ्रू? बाय मैनिपुलेटिंग द सेंसरी वर्ल्ड। भाई मैनिपुलेट करता है चीजों को, ठीक है, लोगों को मैनिपुलेट करता है, ऑब्जेक्ट्स को देखता है। यहाँ पर मैनिपुलेट का मतलब होता है कि उन चीजों के साथ डील करता है, उनके साथ इंटरैक्ट करता है, ठीक है, अपनी तरह से समझ बनाने की कोशिश करता है, कुछ उनकी समझ को समझता है, और इस तरह से बच्चा जो है अपने आप अपनी नॉलेज जो है क्रिएट करता है। तो ये बताया था। देखिए लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, ये वाइगोत्स्की का कहना था कि लर्निंग पहले हो जाती है, डेवलपमेंट बाद में होती है। लेकिन पियाजे इसका उल्टा बोलते हैं, वो कहते हैं कि डेवलपमेंट पहले होती है, उसके बाद लर्निंग होती है। कॉग्निटिवली रेडी होना चाहिए बच्चा, संज्ञानात्मक रूप से जो है सक्षम होना चाहिए, उसके बाद ही वो कुछ सीख सकता है। अगर भाई 11 साल की एज तक नहीं पहुंचा है बच्चा, तो बच्चा आपका कंक्रीट ऑपरेशन में ही रहेगा, वो आप फॉर्मल ऑपरेशन में उसको नहीं ला सकते। ये पियाजे का कहना था, ठीक है। और ये सब चीज, ये दोनों चीजें तो आपको पता ही है, वाइगोत्स्की से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कंसेप्चुअल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन कैन बी एनकरेज्ड बाय द टीचर बाय। तो ये आपका प्रॉपर पेडागोजी का क्वेश्चन है कि भाई कंसेप्शनल डेवलपमेंट जो है, मतलब बच्चों में संकल्पनाओं का विकास जो है, कंसेप्ट्स का डेवलपमेंट जो है, वो कैसे एनकरेज किया जा सकता है टीचर्स के द्वारा, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है, तो आप फटाफट पढ़ो और आंसर करो। आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज, बच्चों को याद करने के लिए बोलें। गिव ऑल पॉसिबल रीजनिंग्स, सभी संभावित तर्क दें आप, ठीक है, जिस तरह के भी तर्क बनते हैं सारे तर्क दें आप। गिविंग मल्टीपल एग्जाम्पल्स टू स्टूडेंट्स एंड एनकरेजिंग देम टू यूज रीजनिंग, उनको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दें, उनको एनकरेज करें कि आप रीजनिंग करो, ठीक है। गिविंग नो एग्जाम्पल टू लिंक न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई लिंक ना प्रोवाइड करें, नई चीजों का कोई उदाहरण मत दो, डायरेक्ट उनको सीखने दो, ये बोला था, ठीक है। तो फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भाई
ये तो हटाई दो, रोट मेमोराइजेशन तो बोला ही नहीं, ठीक है। और इसमें कहा था एग्जाम्पल ही मत दो, तो ये भी हटा दो, दो तो एलिमिनेट हो गए सबसे पहले। अब बचे ये दोनों, तो इसमें कहा है कि सभी तरह के तर्क दो। यहाँ पर सिर्फ टीचर तर्क दे रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों को एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं और उनको एनकरेजमेंट दिया जा रहा है कि आप भी तर्क वितर्क करो, ठीक है। दोनों ऑप्शन में ये डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिव अप्रोच टू लर्निंग, यानी कि सीखने का जो रचनात्मक दृष्टिकोण है। यहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग की बात नहीं हो रही है, मतलब सीखने की जो रचनात्मक प्रक्रिया है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ये आपको बताना है, क्वेश्चन सीधा सीधा ये है। तो नॉलेज इज एक्वायर्ड इन ए पैसिव फॉर्म, तो नॉलेज जो है एक निष्क्रिय रूप में प्राप्त की जाती है। स्टूडेंट्स आर अनेबल टू एस्टैब्लिश म्यूचुअल सिनर्जी इन कंसेप्ट, छात्र संकल्पनाओं में आपसी तालमेल स्थापित करने में असमर्थ हैं। नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द चिल्ड्रन, मतलब छात्र द्वारा ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित किया जाता है। या स्टूडेंट्स आर अनेबल टू रिलेट न्यू आइडियाज टू प्रीवियस, या फिर वो नए आइडियाज को प्रीवियस से मिला नहीं पाते हैं। तो जो क्रिएटिव अप्रोच है लर्निंग की वो क्या कहती है, ठीक है। जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी लगा मुझे, मतलब इजी होगा ये आप लोगों के लिए भी, ठीक है। तो मतलब एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है। देखो भाई इस तरह के क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं, आपके केवीएस में भी आते हैं, आपके DSSS में भी आते हैं, ठीक है। तो ये मत कहना कि ये सिर्फ सीटेट में पढ़े जाते हैं, ठीक है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होंगे, आपको पता नहीं है, जो शुरुआत करते हैं ना, जो लोग इतनी साइकोलॉजी से और इन चीजों से डील नहीं करते, उनके लिए ये क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं, है ना। तो चलिए, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं आपके आज के, तो पढ़िए क्वेश्चन और फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज वाइगोत्स्कीज व्यू ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भाई वाइगोत्स्की क्या कहते थे संज्ञानात्मक विकास के बारे में, ये आपको बताना है, ठीक है। तो फटाफट से आंसर करो इस क्वेश्चन का। दे फाउंड दैट डेवलपमेंट इज मतलब ही फाउंड आना चाहिए यहाँ पे, कोई बात नहीं। ही फाउंड दैट डेवलपमेंट इज जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड, उन्होंने पाया कि विकास जो है आनुवंशिक रूप से पूर्व निर्धारित होता है। जो हमारा डेवलपमेंट होती है वो पहले से ही डिसाइडेड होती है। ही फाउंड डेवलपमेंट एज ए सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स सीरीज ऑफ लर्निंग स्टिमुलेशन सीरीज, उन्होंने विकास को सीखने की उद्दीपन श्रृंखला के अनुक्रम प्रत्युत्तर साचार्य के रूप में पाया, ठीक है। नेक्स्ट है ही प्रपोज्ड that intellectual development can be understood in terms of the child's historical and cultural experiences. He saw development as a subject of maturation during its rough sequence, ठीक है। तो ये बताना है आपको आंसर, क्योंकि इतना मैं आपको बता चुकी हूँ वाइगोत्स्की के बारे में, तो ये आपको आंसर आ ही गया होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है उसको हम हिस्टोरिकल और कल्चर एक्सपीरियंस के थ्रू समझ सकते हैं। ये उन्होंने बेसिकली बात की थी, है ना। मतलब बच्चे के कल्चर से आप उसको अलग नहीं कर सकते, बच्चे की हिस्ट्री में आपको जाना पड़ेगा, बच्चे के कल्चर में आपको झांकना पड़ेगा, और तब उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो पाएगी, ठीक है। उसको आप समझेंगे भी तब जब आप उसकी हिस्ट्री को और उसके कल्चरल एक्सपीरियंस को जानेंगे। यहाँ पे बच्चे की हिस्ट्री है, ठीक है, बच्चे का किस तरह का बैकग्राउंड है, बच्चे ने किस तरह के एक्सपीरियंस लिए हैं पहले, ये सब यहाँ उसकी बात है। यहाँ पर हिस्ट्री में मत चले जाना, अकबर वगैरह की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। नेक्स्ट है लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सोशल कंटेक्स्ट हु प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप कर ही सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बी इज द राइट ऑप्शन वाइगोत्स्की, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भाई मिक्स हो जाते हैं थोड़े से, 2 क्वेश्चन लगातार आ गए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वाइगोत्स्की इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें कल्चरल सोशल, आपको अब रट गया होगा कि हाँ भाई ये तो इसमें वाइगोत्स्की ही आंसर होना है, तो ये चीजें भी होती हैं थोड़ी सी, तो इन चीजों से भी हेल्प मिलती है ना। प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना, प्रैक्टिस चाहे किसी तरह से हो जाए। देखिए प्रैक्टिस होगी तो रिपीटिशन से होगी ना। हम यहाँ पर रोट मेमोराइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम कंसेप्ट को बार बार समझ रहे हैं और हमारे दिमाग में वो ऑलरेडी फिट होती जा रही है। मैं कह सकती हूँ लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बनती चली जाएगी चीजें, है ना। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है MKO के बारे में, ठीक है। व्हाट डज द मोर नॉलेजेबल अदर गिवन बाय वाइगोत्स्की, मतलब जो वाइगोत्स्की ने ये जो मोर नॉलेजेबल अदर कहा था, मतलब दूसरा मोर नॉलेजेबल आदर्श क्या कहता है, मतलब देख लेना इसको हिंदी में क्या कहते हैं ना। ये इसका डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेट ऐसे ही करता है, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या है, तो ये आपको आंसर करना है। तो इन व्यू ऑफ ए पर्टिकुलर लेसन प्रोसेस कंसेप्ट इट रेफर्स टू एनीवन हु हैज ए बेटर अंडरस्टैंडिंग और एबिलिटी देन द लर्नर, ठीक है। अगर हम लेसन कंसेप्ट और प्रोसेस की बात करें तो ये उसके बारे की बात हो रही है जिसको मतलब कि
ज्यादा पता है बच्चे से, जो लर्नर जो पढ़ रहा है उससे ज्यादा पता है। इट इज यूज टू द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू यूज द नॉलेज, यह ज्ञान का उपयोग करने की छात्र छात्राओं की क्षमता से संबंधित है। और इट इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फैसिलिटेटर्स टू जनरेट ए फेवरेबल सोशल एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, यह ज्ञानार्जक के लिए एक अनुकूल, मतलब जो फैसिलिटेटर्स होते हैं जो बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, तो वो एक बहुत ही फेवरेबल सोशल एनवायरनमेंट बना देते हैं इसके थ्रू बच्चे के लिए। ठीक है, ये है दे आर द टीचर्स ऑफ द चिल्ड्रन, या फिर ये बच्चों के शिक्षक होते हैं। तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर करो, इसका आंसर क्या होगा। तो जिसका जो लास्ट क्वेश्चन होगा, ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, जो एमक्यू है वाइगोत्स्की ने कहा था, ये कोई भी हो सकता है जिसको बच्चे से ज्यादा नॉलेज हो। ठीक है, मतलब ये बच्चे का पीयर भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि इस पीयर को जो है बच्चे से ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। अगर बच्चे से कम नॉलेज है किसी को तो हम उसको MKO नहीं कह सकते। ठीक है, ये बोला था वाइगोत्स्की ने। अब इसमें देखिए एडल्ट्स, उसके मतलब जो बच्चे से बड़े लोग हैं, उसके रिलेटिव हैं, उसके माता पिता, शिक्षक सब आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन पीयर्स वाली बात पे इन्होंने ये कहा था वाइगोत्स्की ने, ठीक है पीयर्स भी हो सकते हैं, लेकिन पीयर्स को ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए बच्चे से ज्यादा। ठीक है, बेसिकली आइडिया यही है कि जिस भी इंसान को, या जिस भी मतलब यही ऑब्वियसली इंसान ही कहेंगे, जिस भी इंसान को बच्चे से ज्यादा, यानी कि लर्नर जो सीख रहा है, उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है उसी पर्टिकुलर कंसेप्ट की या प्रोसेस की जो वो सिखा रहा है, तो उसको हम मोर नॉलेजेबल अदर बोलेंगे। ठीक है, इसको MKO भी बोलते हैं। आपके सामने डायरेक्ट MKO पर भी आ सकता है कि MKO का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये पूछ लेंगे, ये पूरी डेफिनेशन आपको नहीं देंगे, तो सिर्फ MKO भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये MKO रोल प्ले करते हैं कहाँ पर, स्कैफोल्डिंग में, ZPD में, है ना, इन सभी चीजों में ये MKO रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट वाइगोत्स्की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ही, आप लोग पढ़िए और फटाफट से इसका आंसर कीजिए। द स्टेज इन विच ए चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। ठीक है, वो कौन सी स्टेज है जहां पर बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। ठीक है, मतलब उनके बारे में लॉजिकल थिंकिंग जो है बच्चे की वो डेवलप हो जाती है इस स्टेज पर। ठीक है, तो वो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो वही है, 4 स्टेजेस आपके सामने लिखी हुई है, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो फटाफट इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कंक्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, देखो यहाँ पर बात क्या की गई है, यहाँ पर बोला है कि लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देता है। लॉजिक का मतलब क्या होता है कि जब बच्चे को ये समझ में आ गया कि हाँ भाई ये चीज इस तरह से है, ये चीज इस तरह से है। ठीक है, सपोज आपने एक बच्चे को कुछ भी आपने सपोज स्टिक्स दे दिया आपने, या फिर बटन्स लगा लीजिए। ठीक है, आपने कुछ बटन्स दे दिए। ठीक है, इन बटन्स में जो है कुछ छेद हैं, सपोज एक बटन में जो है 1 छेद है, दूसरे बटन में 2 छेद हैं, तीसरे बटन में 3-4 छेद हैं, इस तरह से है। और आपने बोला कि बेटा इन बटन्स को जो है असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। ठीक है, क्योंकि ये आपके सामने ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इन ऑब्जेक्ट्स के को लेकर जो है, जो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग बताया गया है, ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग होती है। ठीक है, आपको लॉजिक क्रिएट करना है कि हाँ भाई असेंडिंग में लगाना है कि डिसेंडिंग में लगाना है। ठीक है, तो आप पहले बटन को, जो सबसे कम वाला है उसको पहले लगाएंगे। अगर आप असेंडिंग में लगा रहे हैं, डिसेंडिंग में लगा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जिसके अंदर छेद है उसको आप पहले नंबर पर रखेंगे। तो इस तरह से, ठीक है, तो ये लॉजिकल थिंकिंग है ऑब्जेक्ट्स के बारे में या किसी इवेंट के बारे में भी हो सकती है। ठीक है, दिस इज नॉट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स की बात करी गई है, मतलब ऑब्जेक्ट्स आपके सामने, बच्चे के सामने कुछ इवेंट्स बच्चे के सामने चल रही है, कुछ घटनाएं हो रही हैं उसके सामने, उसके बारे में उसको लॉजिकली सोचना है। तो हमने पढ़ा है ना कि कंक्रीट ऑपरेशन में वो लॉजिकल थिंकिंग तो स्टार्ट कर देता है, उसमें रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट आ जाती है, उसमें डिसेंट्रेशन समझ में आ जाता है, उसको स्पेशल रीजनिंग आ जाती है, मतलब स्पेस के बारे में, डायरेक्शन के बारे में वो जानना सीख लेता है। तो मतलब जिसकी तो थिंकिंग होती है वो लॉजिकल हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम आपको कंफ्यूजन है फॉर्मल ऑपरेशन में, तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्मल ऑपरेशन में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट होती है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब लॉजिक तो वो यहां भी लगा रहा होता है, लेकिन यहां पर कंक्रीट चीजों पर लॉजिक लगता है। जो चीज उसके सामने है, जो ऑब्जेक्ट्स उसके सामने है, वो उनके बारे में लॉजिकल थिंकिंग कर सकता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो उसने सुनी ना हो, देखी ना हो, ठीक है, उसके सामने कभी जिक्र ना हुआ, उनके बारे में वो लॉजिकली इतना नहीं सोच पाता है। ठीक है, तो यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो फॉर्मल ऑपरेशन में डेवलप होती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब बात करें अगर प्री ऑपरेशन में क्यों नहीं करता, तो भाई प्री ऑपरेशन में जो उसके थॉट्स होते हैं उसमें रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं होती है। ठीक है, मतलब इरिवर्सिबल थिंकिंग होती है। वो मैंने बताया था ना आपको, मतलब वीडियो कराई थी एक, उसमें बताया था कि एक ग्लास है, ग्लास में से पानी जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन बच्चा ये नहीं देख पाएगा कि वापस जाकर कि भाई पानी तो यहीं से आया है ना, तो पानी तो कम या ज्यादा होगा नहीं। अगर ग्लास लंबा है तो ये चौड़ा भी तो है ना, वो इन डायमेंशन पे फोकस नहीं करता है ना, उस एक ही डायमेंशन पे फोकस करता है, एक ही चीज पे सेंटर्ड होकर रह जाता है। या तो सिर्फ हाइट को ही देखेगा, या फिर सिर्फ वेट को देखेगा, या फिर लंबाई को देखेगा, या फिर
सिर्फ चौड़ाई को देखेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बच्चे में रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं होती है, उसके अंदर सेंटरेशन होता है, मतलब एक ही चीज पर सेंटर्ड रहता है, दूसरी चीजों को नहीं देखता, ईगोसेंट्रिज्म रहता है, इसलिए दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं देख पाता है, सिर्फ अपनी तरीके के सोच से सोचता है। तो जो लॉजिकल थिंकिंग है वो प्री ऑपरेशन में डेवलप नहीं होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड, ठीक है। दिस इज एन इजी क्वेश्चन, तो फटाफट बताओ। देखो ये भी डीएसएसबी में काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन भी, ओके। मतलब फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन है तो वो क्लियर कर लेना आपको। तो देखो, प्रोसेस बाय विच कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड, जिसके थ्रू जो हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, जिसको हम स्कीमा भी बोलते हैं, ठीक है, जो कॉग्निटिव या मेंटल रिप्रेजेंटेशंस होती है ना, जो हमारे दिमाग में होती हैं, तो उनको हमें चेंज करना पड़ जाता है, उनको मॉडिफाई करना पड़ जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो देखिए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अकोमोडेशन, यानी कि समायोजन, ठीक है। आपको पता है कि अडेप्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, देख लेना। इसके दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है आपका एसिमिलेशन और एक होता है आपका अकोमोडेशन। तो अगर आपकी कोई स्कीम है आपके मन में, ठीक है, और आपके सामने कुछ और नई चीज आ गई, अगर आपने वो नई चीज उसी स्कीम में फिट कर ली, ठीक है, जो आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम थी, जो मौजूदा स्कीम आपकी थी, उसमें आपने नई चीज को फिट कर लिया और ठीक है, एडजस्टमेंट हो गया, अच्छे तरह से संतुलन बन गया, तो वो एसिमिलेशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर नई चीज को आप नहीं फिट कर पाए अपने दिमाग में, उसके लिए आपको एक नई स्कीम की जरूरत पड़ेगी और फिर आपको जो अपना स्कीमा है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा और एक नई स्कीम को आपको उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। जब भी आप मॉडिफाई करेंगे तो हमेशा अकोमोडेशन होगा, और इन दोनों प्रोसेस के थ्रू जो है बच्चा जो है एडेप्टेशन की प्रक्रिया में लगातार चलता रहता है, ठीक है, और बैलेंस बनता है आपका यहीं से। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपने काफी बच्चों ने तो बहुत बार पढ़ भी लिया होगा इस क्वेश्चन को। तो यही तो है ना, बार बार आप पढ़ेंगे चीजों को तभी तो वो रटेंगे, या फिर कभी आपके दिमाग में जो फिट बैठ जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच अ चाइल्ड डिस्प्लेज ए नॉट बी सर्च एरर, ठीक है। तो जिसमें ए नॉट बी सर्च एरर शो करता है बच्चा, ये क्या होता है, फटाफट आप आंसर में बताएं। अगर आपको पता है ए नॉट बी सर्च एरर तो बहुत आसान है, और अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। तो देखो क्या है ये ए नोट बी खोज त्रुटि, मतलब मेरे को हिंदी में ऐसा ही मतलब निकला इसका, तो इसलिए मैंने आपके सामने ये रख दिया, ठीक है। ए नोट बी सर्च एरर क्या होता है? आपने ऑब्जेक्ट परमानेंस सबने सुनी होगी ना, ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात सबको पता है कि क्या होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। जब आपने सपोज एक बच्चा आपके सामने बैठा है, ठीक है, भाई मैं पिक्चर नहीं ड्रॉ करूंगी, बच्चा है, ठीक है, और ये उसकी मम्मी है या कोई भी रिलेटिव है, ठीक है, उन्होंने एक चीज दिखाई बच्चे को, चीज दिखा के फटाफट से अपने पीछे छुपा ली, ठीक है, और बच्चे को पूछा कि बेटा कहाँ पर है, ठीक है, बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, 12 महीने तक के स्टेज तक उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। वो समझ जाता है कि चीज अभी यहीं पर है, वो कहीं गई नहीं है। मतलब मम्मी ने भले ही ऐसे दिखा दिया कि लो भी चिड़िया उड़ गई, ठीक है, या फिर बॉल उड़ गई, और फटाफट से अपने पीछे छुपा दी। अब बच्चे को पता है बच्चा इधर जाएगा और बॉल को जो है वो ढूंढ लेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑब्जेक्ट परमानेंस की, उसको पता है कि भाई वस्तु जो है वहीं पर प्रेजेंट है, वो कहीं गायब नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन अगर मम्मी ने पीछे ना छुपाकर, उसको तो पीछे दिखाई, लेकिन फटाफट से सपोज यहाँ पे कोई और बैठा है, उसके पास फटाफट से फेंक दी, बच्चे का ध्यान अभी यहीं पर है और उसने वहां पर छुपा ली, ठीक है। अब बच्चा जो है ढूंढ पाएगा? अब देखिए ये तो प्लेस हो गया आपका ए, जो पहला स्थान था। अब ये दूसरा प्लेस है जहां पर बॉल छुपाई गई, ठीक है, बी प्लेस हो गया। तो अब क्या होगा कि जो 12 महीने तक का बच्चा है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस तो आ जाती है, ठीक है, वस्तु स्थायित्व उसमें आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ए नॉट बी सर्च एरर की, ठीक है, तो वो यहाँ इस 12 महीने तक की स्टेज पर ये एरर करता है। क्या एरर करता है कि वो यहाँ पे तो चीज को ढूंढ लेगा, लेकिन अगर चीज दूसरे बी प्लेस पे छुपाई गई है, सपोज बी नाम की जगह है, वहां पर चीज छुपाई गई है, तो उस तक नहीं पहुंच पाता है 12 महीने तक का बच्चा, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली ये पियाजे ने एज बताई है 12 मंथ तक का। लेकिन जब 12 महीने से ऊपर हो जाता है, यानी 12, 13, 14 महीने का, या जब लेटर स्टेज चल रही होती है ना सेंसरी मोटर की, तो ए नॉट बी मतलब ए की जगह नहीं, वो बी की जगह भी खोज लेता है चीज को, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर आपका ए है, सेंसरी मोटर। चाहे ए नॉट बी सर्च एरर आए या फिर चाहे ए बी सर्च आए, ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है ए बी सर्च पर, ए बी सर्च कर लेता है या फिर ए नॉट बी सर्च एरर शो करता है, तो दोनों ही ये इस स्टेज में शो करता है। देखिए सेंसरी मोटर की कुछ सब स्टेजेस हैं, डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट स्टेज में पियाजे ने। तो उसमें 12 महीने तक की स्टेज में उसमें ये एरर रहता है, ठीक है। लेकिन 12 महीने से ऊपर, जैसे 13 महीने का हो गया, 14 महीने का बच्चा हो गया, 17 का हो गया, 18 का हो गया, तो यहाँ तक बच्चा जो है ए प्लेस पे छुपाई है और बी प्लेस पे जो है उसको ढूंढनी है चीज, तो वो ढूंढ लेता है, ठीक है। लेकिन 12 महीने तक का बच्चा नहीं ढूंढ पाता है। तो मतलब दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, ए बी सर्च भी आ सकता है और ए नॉट बी सर्च एरर भी
भी आ सकता है। तो एरर शो करता है 12 महीने तक, और इसके बाद जो है ए बी सर्च जो है उसकी कहाँ पे होती है, मतलब 12 महीने के बाद जो है वो इस चीज को ढूंढना शुरू कर देता है। थोड़ा वेरिएशन मिलता है आपको बच्चों में, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाइगोत्स्कीज थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। तो भाई वाइगोत्स्की के सिद्धांत में किस एस्पेक्ट को, किस पहलू को की जो है उपेक्षा की गई है, उसको नेग्लेक्ट किया गया है एकदम से, ये बताना है, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। सो सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल और लिंग्विस्टिक, आप सभी को पता है कि वो सोशल कल्चरल तो खैर उनकी थ्योरी है, तो ये तो होंगे ही नहीं, ठीक है। लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज का, तो उन्होंने लैंग्वेज टूल्स की बात की है, जो साइकोलॉजिकल टूल्स का पार्ट है ना। वाइगोत्स्की ने अपने कल्चरल टूल्स की बात की है, कल्चरल टूल्स, ठीक है। इसके अंदर आपके दो तरह के टूल्स आते हैं, एक तो आपके आते हैं टेक्निकल टूल्स और एक आपके आते हैं साइकोलॉजिकल टूल्स, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल टूल्स का पार्ट होता है लैंग्वेज टूल्स, और इसको वन ऑफ द मोस्ट एस्पेक्ट माना है वाइगोत्स्की ने बच्चे की डेवलपमेंट में, ठीक है। और जितनी भी हायर ऑर्डर स्किल्स होती हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, रीजनिंग हो गई, ठीक है, या फिर हम कहते हैं ना उसको, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, चलिए वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। एक और वर्ड होता है स्पेशली, वो भी याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी, चलो कोई बात नहीं। जितने भी हायर ऑर्डर लेवल की स्किल्स होती हैं, इन सभी में जो है लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वाइगोत्स्की ये कहते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाता, वाइगोत्स्की ने ऑफकोर्स कहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा बच्चा, रीजनिंग एबिलिटी उसके अंदर होती है, लेकिन जो लैंग्वेज होती है इन चीज को जो है मीडिएट करती है। मीडिएट का मतलब है कि लैंग्वेज में उसको सपोर्ट करती है इन चीजों में, ठीक है, हायर ऑर्डर मेंटल कॉग्निटिव थिंकिंग्स में, ठीक है। जबकि पियाजे कहते थे कि लैंग्वेज का इतना रोल नहीं होता है जितना वाइगोत्स्की ने बताया है, ओके। तो एग्जैक्ट आंसर होगा बायोलॉजिकल, मतलब वो कॉग्निटिवली रेडी की बात नहीं करते कि बच्चा जब रेडी होगा तभी जाएगा, क्योंकि उन्होंने स्टेजेस नहीं दी हैं, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि कोई ऐसी चीज नहीं होती कि भाई जैविक रूप से परिपक्व है तभी वो चीज सीख पाएगा। उन्होंने इसीलिए ZPD की बात की थी, तो मतलब थोड़ा सपोर्ट देंगे सोसाइटी से तो वो आगे भी बढ़ सकता है अपनी एज से थोड़ा आगे, ओके। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो भाई कुछ आपके सामने जो है नेतार्थ दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये चीजें नहीं है, मतलब पियाजे इन पर जोर नहीं देते हैं। इनमें से एक चीज ऐसी है जिस पर पियाजे का जोर नहीं है, ठीक है। तो फटाफट से आंसर करो इसका। सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिस्कवरी लर्निंग, या फिर नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, ठीक है, ये बताना है आपको। तो आंसर करो फटाफट। देखो, सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रंस रेडीनेस, तो चाइल्ड, मैंने अभी आपको कितनी बार बता दिया कि बच्चा कॉग्निटिवली रेडी होना चाहिए, ठीक है। वो अपना जो जैविक परिपक्वता है वो बच्चे में होगी, उसके बाद ही आप उसको कुछ करा सकते हैं। मतलब टीचर को सेंसिटिव रहना चाहिए बच्चे की रेडीनेस के ऊपर, ठीक है। टीचर को या फिर पेरेंट्स को जब भी आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो आप देख लीजिए कि बच्चा जो है बायोलॉजिकली रेडी है कि नहीं है, ठीक है। अगर वो रेडी है तो आप उससे को लर्न करा सकते हैं कुछ भी, अगर वो रेडी नहीं है तो आप लर्न नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा भाई, ये तो पियाजे ने बोला है ना, तो हम इसका आंसर ये नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कैन नॉट पूछा है। एक्सेप्टेंस, ऑब्वियसली पियाजे जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं कि हर बच्चे के अपना सीखने का नजरिया, अपना तरीका जो है वो अलग होता है, ठीक है। लेकिन बच्चे एक सेम पैटर्न से गुजरते हैं, मतलब सेम डेवलपमेंट का पैटर्न एक सेम चलता है, लेकिन हर बच्चे को अपने डेवलपमेंट स्टेज की जो बाधाएं हैं वो पार अपने लेवल पर करनी पड़ती है, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग की ऑफकोर्स पियाजे बात करते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि बच्चा अपने आप खोज करता है, ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग का मतलब ही क्या होता है, यही होता है ना कि बच्चा अपने आप चीजें डिस्कवर करता है, अपने आप अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। अब बात आती है वर्बल टीचिंग की, तो अगेन वही लैंग्वेज वाला इशू आ गया है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, मतलब इस पर पियाजे ने जोर नहीं दिया है, ठीक है। देखिए, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो पियाजे जो है लैंग्वेज को टॉप पे नहीं रखते हैं, ठीक है। हालांकि लैंग्वेज की बात, मैं ये नहीं कह रही उन्होंने लैंग्वेज की बात ही नहीं करी है, ऑब्वियसली बात तो हर कोई करेगा ना, लैंग्वेज भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट, लेकिन उन्होंने इसका टॉप पे नहीं रखा। उन्होंने थॉट प्रोसेस पे बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है, मतलब उन्होंने कहा कि बच्चे का जो थॉट प्रोसेस होता है ना, उसके विचार जो होते हैं, उसका थिंकिंग प्रोसेस जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आपकी लैंग्वेज को डिराइव करता है। ये नहीं है कि थॉट प्रोसेस हमारा लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, बल्कि लैंग्वेज हमारे थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था वर्बल टीचिंग मत दीजिए, वर्बल टीचिंग से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपने बोल बोल के बता दिया तो इससे कोई फायदा नहीं है। ये तो खैर लैंग्वेज की बात थी, लेकिन यहाँ पर वर्बल टीचिंग की बात है, ठीक है। बच्चे ने सुन लिया बस कर देगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे ने सिर्फ लिसनिंग कर ली, भाई हियरिंग हो गई, इसके बाद वो बच्चा चीजें कर लेगा, ऐसा नहीं है। वर्बल टीचिंग को उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं दिया है, उन्होंने कहा था कि बच्चा जो है अपने आप जो करेगा चीजों को, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
रिट्रीविंग हिडन ऑब्जेक्ट इज एन एविडेंस दैट इन्फेंट्स हैव बिगन टू मास्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव फंक्शन। तो ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए आपके लिए इजी क्वेश्चन भी बन जाता है ना। आप कहेंगे अब इजी है, इजी भाई देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको वो कराऊंगी जो आपके केवीएस पीआरटी के 2018 के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। फिर मुझे बताना क्या इजी है क्या मुश्किल है। चलो, तो हिडन ऑब्जेक्ट्स यानी कि छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालता है, इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। जब वो छुपी हुई चीजों को निकालने मतलब ढूंढने लग जाता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी एक क्वेश्चन में, है ना। तो ये क्या करता है, डायरेक्टली आंसर आपको पता होगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, वस्तु स्थायित्व। उसको एहसास हो जाता है कि भले ही वस्तु उससे छुपा ली गई है लेकिन वस्तु वहीं पर है, वो कहीं बाहर नहीं गई। मम्मी ने कह दिया ठीक है आपकी गुड़िया उड़ गई, आपका खिलौना उड़ गया, तो इसका मतलब वो सच में उड़ा नहीं है, वो मम्मी के पास ही है वहीं कहीं, बस वो बच्चे को ढूंढना है, ठीक है। तो ये सेंस होती है, इसी सेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। वस्तु स्थायित्व की ये सेंस बच्चे में आ जाती है सेंसरी मोटर स्टेज पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following statements best summarizes the relationship between development and learning as proposed by Vygotsky? तो Vygotsky ने जो डेवलपमेंट और लर्निंग का जो प्रोसेस बताया है, तो उसकी रिलेशनशिप के बारे में कौन सा इनमें से सही है, ठीक है, ये आपको बताना है। मतलब बेस्ट समराइज करता है, हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन आपको ठीक लगेंगे, लेकिन जो बेस्ट कहता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये फटाफट से आंसर करो इसका। देखो पहला ऑप्शन क्या है, डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो लर्निंग से बिल्कुल मुक्त है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। ये कह रहा है कि डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, या डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, डेवलपमेंट इज सिनोनिमस विद लर्निंग, मतलब उसके जैसा ही है, विकास अधिगम का समानार्थक ही है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेस, या फिर ये दोनों साथ में चलने वाले प्रोसेस है। तो ये आपको आंसर करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे फिर से पियाजे वाइगोत्स्की का मैं डिफरेंस लेकर बैठ जाऊंगी, है ना, मतलब ये कहोगे कि मैडम फिर लेकर बैठ गई, तो वही समझाना बहुत जरूरी है। देखो डेवलपमेंट पर किसने फोकस किया था, पियाजे ने, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस पर किसने फोकस किया था, वाइगोत्स्की ने, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि जो विकास प्रक्रिया है ना वो अधिगम प्रक्रिया के पीछे चलती है। भाई अधिगम होता चला जाएगा, विकास बाद में भले ही हो रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि बच्चा ठीक है, आपने कहा कि 6 साल का बच्चा अभी प्री ऑपरेशन में ही है और 8 साल का बच्चा आपका कंक्रीट में है, ठीक है। तो वाइगोत्स्की कहते हैं हो भी सकता है कि 6 साल का बच्चा है वो 8 साल के बच्चे जैसी चीजें कर रहा है, इसका मतलब डेवलपमेंट तो बाद में होगा, लेकिन उसने उस स्टेज की लर्निंग पहले ही कर ली है ना। 6 साल का बच्चा ऐसी चीजें शो कर रहा है जो 8 साल का बच्चा कर सकता है ना। और ये एग्जाम्पल हमने रियल लाइफ में भी देखे हैं, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जो मतलब कि अपने से आगे की नेक्स्ट 2 क्लास जंप भी कर जाते हैं क्योंकि उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से, है ना। तो हम कह सकते हैं, तो वाइगोत्स्की ये बोलते हैं कि भाई आप ये मत कहिए कि डेवलपमेंट ही होगी, पहले 8 साल का होना जरूरी है, उसी के बाद वो 8 साल के बच्चे जितनी बिहेवियर करेगा, नहीं। उन्होंने कहा था लर्निंग प्रोसेस में अगर आप थोड़ी सी सोसाइटी या सोशल हेल्प मिलेगी ना उसको, जैसे ZPD और स्कैफोल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो इनके थ्रू जो है बच्चा 8 साल की उम्र जितने बच्चों के उम्र वाले बच्चों के जितना भी टैलेंट अपना शो कर सकता है, अगर बच्चे में गुण हैं तो उस चीज के, ठीक है। तो ये कहा था, यानी कि डेवलपमेंट पीछे मतलब लर्निंग प्रोसेस जो है वो डेवलपमेंट को पीछे छोड़ सकता है। डेवलपमेंट लर्निंग प्रोसेस के हमेशा आगे नहीं चलती है, हो सकता है कई बार लर्निंग प्रोसेस आगे चला जाता है लेकिन डेवलपमेंट थोड़ी सी पीछे रह जाती है, ठीक है। यहाँ पर बायोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ओके। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इसको याद रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आप लोगों के लिए। देखो कंसेप्ट्स क्लियर करो ना, कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए मैंने आपको एक बुक बताई थी, लोरा ई बर्ग, ठीक है। लोरा ई बर्ग बहुत मोटी बुक है और आई थिंक 600 to 700 के बीच की रेंज है इसकी, अमेजोन पर यहाँ पर मिलती है, पियर्सन की। लेकिन ये बुक ना एक बार पढ़ने के बाद तो आपको बिल्कुल नहीं आने वाली है, ठीक है। इसकी मतलब आप मेरी बात अगर यकीन करोगे तो मैंने कम से कम 4 से 5 बार पढ़ी है। BLED मैंने किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, तो उसमें जो है आप ये लगा लीजिए मेरे कोर्स में बुक थी, ठीक है। तो पहले 2 इयर्स तो हमने लोरा ई बर्ग पढ़ा, फिर हमने सेकंड 2 इयर्स में अनीता वुल्फोक पढ़ी, तो ऐसी ऐसी बुक्स पढ़ के इतना एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ भी चीजें इस तरह से होती हैं। ऐसा नहीं, मैंने कह रही कि गलती मुझसे नहीं हो सकती, ऑब्वियसली मुझसे गलती होगी तो मैं एक्सेप्ट करूंगी, मैं भी इंसान ही हूं ना, हो सकता है कोई क्वेश्चन शायद मुझे भी ना समझ में आए, ठीक है। बिकॉज मैं कभी नहीं कहती कि मैं एक्सपर्ट हूं इस चीज की, मैं कहती हूँ कि हाँ मुझे नॉलेज काफी है, वो मैं नॉलेज आप लोगों को दे रही हूँ, और कभी मुझसे कोई गलती हुई भी ना गाइस तो मैं एक्सेप्ट करूंगी, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि नहीं वो छुपाऊंगी, मैं आपको हमेशा बोलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि गाइस मुझसे गलती हो गई, मुझसे क्वेश्चन गलत बताया गया, तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, ओके। तो प्लीज ट्रस्ट मी, और मैं आपको गलत चीजें नहीं कराऊंगी, गलती से कभी हो गया तो मैं आपको डेफिनेटली दोबारा वो चीज समझा दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए,
द अमाउंट एंड टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग टू ए चाइल्ड वुड चेंज डिपेंडिंग ऑन, ठीक है भाई, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन किस बात पर निर्भर करता है। स्कैफोल्डिंग आप सबने सुन ली है, ठीक है, कितनी बार तो मैंने बोल दिया, वाइगोत्स्की का कंसेप्ट है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा जब आपको स्कैफोल्डिंग, कितना स्कैफोल्ड करना है बच्चे को, अभी रुक जाना है कि नहीं करना है, अभी हेल्प करनी है कि नहीं करनी है, अभी कोई क्लू देना है कि नहीं देना है, ये आप किस तरह से डिसाइड करेंगे। तो फटाफट आंसर बताओ भाई। मूड ऑफ द टीचर, ठीक है भाई, आपका मूड है, आप टीचर है, आपका मूड कर रहा है अभी हेल्प करने का, अब नहीं, आपने कर दी, अब नहीं करेगा, नहीं कर दी, ठीक है। तो मतलब ये तो बड़ा फनी सा हो गया, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद है रिवार्ड्स ऑफर फॉर द टास्क, भाई रिवॉर्ड्स देंगे। भाई वाइगोत्स्की कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ठीक है, वो बिहेवियरिज्म से रिलेटेड नहीं है, ये रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स की बात बिहेवियरिस्ट करते हैं, व्यवहारवादी करते हैं, जिसमें आपके पेवलोव, स्किनर ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये करते हैं, ये वाइगोत्स्की की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वो बच्चे पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये हटा दो इसको, मतलब उन्होंने कहा कि बच्चा एक्टिव लर्नर है, जबकि रिवॉर्ड पनिशमेंट वाले जो पूरी बिहेवियर्स की फिलॉसफी है वो यही इसी बात पर है कि आप बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करते हो आप जैसा चाहे, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग तो बच्चा पैसिव है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर लेवल ऑफ द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस और चाइल्ड्स इनेट एबिलिटीज थी, चाइल्ड्स इनेट एबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। इनेट एबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो जन्म से बच्चे के अंदर है, ठीक है, जैसे हमारे अंदर लैंग्वेज डेवलप लैड सिस्टम होता है ना, चॉम्स्की की थ्योरी है लैड सिस्टम, इस तरह से वो कहते हैं कि नहीं भाई बच्चे की इनेट एबिलिटीज को देखो और फिर देखो कितनी हेल्प करनी है कि नहीं करनी है। और सी है कि भाई बच्चे के परफॉर्मेंस को देखो, उसका लेवल देखो कहाँ तक पहुंचा है कहाँ तक नहीं, और उसके बाद करो, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन लगे भाई, इन दोनों में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बच्चों के परफॉर्मेंस देखो, स्कैफोल्डिंग कहता क्या है, बच्चे ने, आपको ये टास्क है, ठीक है, बच्चा स्टार्टिंग में बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम हुई, आपने हेल्प कर दिया, आपने क्यूज दे दिए, आपने एक क्वेश्चन करवा दिया, दूसरा क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट किया और उसको थोड़ी सी हेल्प की, आपने हेल्प कर दी। अब तीसरे क्वेश्चन में बच्चे को खुद करने दो, आपने 2 क्वेश्चन करा दिया ना, अब सी उसको देखो कि वो क्या करता है, ठीक है। हो सकता है कि बच्चा सो कर देगा तो आपको अपनी हेल्प नहीं करनी है, उसको हेल्प ही नहीं करनी है, वो यहाँ और इस लेवल तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर सपोज बीच बीच में उसको हेल्प की जरूरत पड़ी तो आप देंगे, आप क्लू दे देंगे, आप प्रॉम्प्ट करेंगे, अच्छा देखो पहले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, वापस देखो, ये भी तो स्कैफोल्डिंग है ना। तो यानी कि इस लेवल तक पहुंचने में जो है बच्चे को आपको शुरू में हेल्प करनी है, थोड़ी सी उसको प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज देने हैं, ठीक है, उसके बाद बच्चे को खुद करने देना है। तो बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है इस पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि हेल्प देने की जरूरत है तो दीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं अब बच्चा कर पाएगा तो छोड़ दीजिए, आप उसी लेवल पर बच्चे को छोड़ दीजिए, उसको अपने आप करने दीजिए, ठीक है। तो दिस इज अबाउट स्कैफोल्डिंग, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अब हमारे 2 ही क्वेश्चन रहते हैं। रमन यूजेज द वर्ड हॉर्स और अ पिक्चर ऑफ ए हॉर्स टू राइड ए ब्रूमस्टिक हॉर्स, ठीक है भाई। रमन जो है एक हॉर्स को यूज कर रहा है या फिर एक हॉर्स के पिक्चर को यूज कर रहा है, एक ब्रूमस्टिक को जो है हॉर्स बना लिया है, ठीक है। झाड़ू जो है ना, एक ब्रूमस्टिक होती है ना, एक झाड़ू, उसमें लकड़ी डंडी लगी होती है, उसके ऊपर बैठ के कहता है ये मेरा घोड़ा है, ठीक है। तो अब पियाजे ने क्या कहा, ये क्या दिखा रहा है बच्चा, आपको ये बताना है। तो बताओ फटाफट सिमियोटिक फंक्शन, इसका मुझे एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता थी गाइस, ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट कर देना ताकि दूसरे बच्चों को पता चल जाए। कंजर्वेशन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर यानी कि लक्ष्य उन्मुख कार्यवाही है, या फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु स्थायित्व है। अब आप 4 तो एलिमिनेट ही कर दोगे कि मैडम ये तो होता ही नहीं है ना, ये तो कितना सुन लिया हमने, क्या होता है, ठीक है। देखो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सिमियोटिक फंक्शन, ठीक है। ये देखो बच्चा कब करता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में करता है बच्चा ये, ठीक है, सेकंड वाली स्टेज जो होती है। अब होता क्या है इसमें कि अगर बच्चे के सामने एक सिंबल है, जो ये ब्रूम स्टिक थी ना, इसने सिंबल का काम किया, ये जो ब्रूम स्टिक थी इसने एक सिंबल का काम किया, बच्चा सिंबॉलिक चीजें जो है वो यूज करने लग जाता है, प्रतीकात्मक खेलों में लग जाता है बच्चा, ठीक है। तो ये उसका इसी का एग्जांपल है सिमियोटिक फंक्शन। इसमें क्या होता है, जो चीज आपके सामने प्रेजेंट नहीं है उसको आप किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। सपोज आपके पास झाड़ू थी, झाड़ू लगी, आपको पता है कि घोड़े पर कैसे बैठना है, आप उसके ऊपर बैठ के उसको चलाने लग गए, बच्चा चलाने लग गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द सिमियोटिक फंक्शन। जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है उस ऑब्जेक्ट को जो है किसी जो ऑब्जेक्ट या फिर जो भी प्राणी या फिर जो भी एनिमल प्रेजेंट नहीं है उसको किसी ऑब्जेक्ट के साथ या फिर किसी सिंबल से आप दर्शाते हैं, अपने आप उसके साथ बिहेवियर करते हैं, तो उसको हम सिमियोटिक फंक्शन कहते हैं। जैसे कि बच्चे ने किस सिंबल का यूज किया, उसने ब्रूम स्टिक का यूज किया यहाँ पर, ठीक है, इसको दर्शाने के लिए। मतलब घोड़ा उसने किसको बना दिया, ब्रूम स्टिक को बना दिया, लेकिन घोड़ा उसके सामने प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह की चीजें जब बच्चा करता है तो उसको हम बोलते हैं सिमियोटिक फंक्शन, ठीक है। और प्री ऑपरेशनल में करता है बच्चा, ये भी याद रखना। अब लास्ट है, ये क्वेश्चन जो है आपका आया है KVS PRT, जो लेटेस्ट आपका 2018 का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था पियाजे पर, और ये क्वेश्चन अपने आप आंसर करो, फटाफट से बताओ मुझे। सेंस एक साइड में आपकी स्टेजेस दी हुई हैं, ठीक है, और एक साइड में इतने सारे ऑप्शन थे। अब आपको ये बताना था कि कौन सी स्टेज में बच्चा क्या चीजें करता है, ठीक है। अब इतना पढ़ा दिया है तो इतना तो पता चल ही गया होगा आपको कि सेंसरी मोटर में क्या करता है बच्चा, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम प्री ऑपरेशनल में,
तो ईगो सेंट्रिज्म शो करता है, अहम केंद्रीयवाद। मैंने आपको बताया था ना कि लॉजिकल थॉट्स नहीं होते उसके, क्योंकि उसको किसी और का पर्सपेक्टिव पता ही नहीं है, वो अपने ही लॉजिक पे काम करता है, उसको यही नहीं पता कि दूसरों का भी पर्सपेक्टिव होता है, दूसरी चीजें भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ईगो सेंट्रिज्म होता है, मेरी मम्मी सिर्फ मेरी मम्मी है, मेरी चॉकलेट सिर्फ मेरी चॉकलेट है, मेरा बैट है मैं किसी को नहीं दूंगा, ठीक है, मतलब इस तरह की चीजें। कंक्रीट ऑपरेशन में जब, क्योंकि यहाँ पर ईगो सेंट्रिज्म होता है, लेकिन अगले स्टेज में बच्चा जो है रिवर्सिबल थिंकिंग करने लग जाता है ना, रिवर्सिबल थिंकिंग करता है, उसमें डिसेंट्रेशन आ जाती है, स्पेशल रीजनिंग आ जाती है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर लॉजिकल हो जाते हैं उसके थॉट्स कंक्रीट ऑपरेशन पर, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशन की, तो डिडक्टिव, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो है उसमें आ जाती है, डिडक्टिव थिंकिंग वो करने लग जाता है, ठीक है। तो इसको हम निगमनात्मक चिंतन कहते हैं। ओके, तो दीज आर द ऑप्शन। तो फर्स्ट का सेकंड, ठीक है, उसके बाद बी का क्या लगाया थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन कैसा था? ये मुझे लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन था। तो भाई ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। तो मतलब लेवल आपको हर तरह का, आपको मैंने कहा था 20 क्वेश्चन है तो आपको 10 भी ना सही तो 5-6 क्वेश्चन तो बहुत इजी लेवल के मिलते ही हैं। और फिलहाल एक ही टॉपिक है, तो एक ही टॉपिक से बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे आपको, कुछ आसान भी आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, वो उस स्टेज से भी गुजरना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए, तो ये इसका था, ये आपका KVS PRT 2018 में पूछा गया था, ठीक है। और आज की वीडियो का हम एंड करेंगे इसी क्वेश्चन के साथ, ठीक है।